एक घर के हॉल में व्हाइट कलर का सूट पहने हुए एक लड़की बैठी हुई थी जो दिखने में बहुत सुंदर लग रही थी। दूध जैसा गोरा रंग, काले घने लंबे बाल जो उसके फेस पर आ रहे थे, किसी बच्चे जैसा मासूम चेहरा पर यह चेहरा मुरझाया हुआ था। काली गहरी आंखें, अगर इनमें कोई देखे तो खो ही जाए, मगर इन आंखों में इतना दर्द और खालीपन है जो शायद ही कोई देख पाए। इन आंखों से गिरते हुए आंसू उसके गालों तक आ रहे थे, गुलाब की पंखुड़ियों जैसे पिंक होंठ जो रोने की वजह से कांप रहे थे। वो बार बार यही बोल रही थी कि मुझे नहीं करनी शादी। तभी एक लड़का और लड़की आके लड़की के बगल में बैठते और लड़की का हाथ पकड़ बोलते हैं, श्रुति, ये हम तुम्हारे भले के लिए बोल रहे हैं। ये है श्रुति अरोड़ा, जिसे उसके भाई राहुल अरोड़ा और भाभी रेखा अरोड़ा शादी करने लिए मना रहे हैं। श्रुति अपने भाई राहुल और भाभी रेखा के साथ रहती है। जब श्रुति 12 साल की थी तब उसके पेरेंट्स की मौत एक कार एक्सीडेंट में हो गया था। श्रुति फिर रोते हुए कहती है, भाई भाभी आप दोनों तो सब जानते हैं कि मैं क्यों शादी नहीं। इससे पहले कि श्रुति आगे बोलती, राहुल उसके आंसू पोंछते हुए बोलता है, हम सब जानते हैं, इसलिए हम चाहते हैं तू अपनी लाइफ में आगे बढ़, हम तुझे खुश देखना चाहते हैं। श्रुति आंखों में आंसू लिए हल्के से मुस्कुराते हुए कहती है, भाई मैं खुश हूँ, देखो। और उसके आंखों में रहे आंसू बहने लगते हैं। श्रुति को ऐसा देख राहुल और रेखा की भी आंखें भर आती है। कुछ देर सब चुप रहते हैं। पूरे हॉल में सिर्फ श्रुति के सुबकने की आवाज आती है। रेखा श्रुति के आंसू पोंछती है और उसे गले लगा लेती है। उसके बालों को हल्के से सहलाते हुए उसे चुप कराने की कोशिश करती है और राहुल श्रुति के कंधे पर हल्के से थपकी देता है। थोड़ी देर बाद जब श्रुति शांत हो जाती है, रेखा श्रुति के बालों को वैसे ही सहलाते हुए बोलती है, श्रुति लड़का बहुत अच्छा है, परिवार अच्छा है, मैं और राहुल मिले हैं उनसे, उन्हें तुम पसंद हो। राहुल तो उन्हें बहुत अच्छे से जानते हैं, हम चाहते हैं तुम इस रिश्ते के लिए हाँ कर दो। श्रुति सब चुपचाप सुनती है और रेखा से अलग हो खड़ी हो जाती है, बिना कुछ बोले अपने रूम की ओर चली जाती है। रेखा और राहुल दोनों श्रुति को आवाज लगाते हैं, श्रुति श्रुति। श्रुति रूम में जाकर डोर बंद कर लेती है और बेड के पास नीचे बैठकर अपने घुटनों में सिर नीचे कर जोर जोर से रोने लगती है। वहीं दूसरी तरफ एक आलीशान बिल्डिंग जिसमें बड़े बड़े अक्षर में अंडरस्को कपूर कॉर्पोरेशन अंडरस्को लिखा हुआ है। कपूर कॉर्पोरेशन देश की टॉप कंपनीज में से एक है। उसके सामने एक ब्लैक कार आकर रुकती है। थोड़ी देर बाद कार में से एक आदमी बाहर निकलता है जो दिखने में बहुत हैंडसम लग रहा था। उसकी बॉडी और हाइट एकदम परफेक्ट थी, वो किसी हीरो या मॉडल जैसे लग रहा था। उसने ब्लैक कलर का बिजनेस सूट पहना हुआ था, हल्की भूरी आंखें जिनमें कोई इमोशन नहीं थे, हैंडसम मगर एक्सप्रेशनलेस फेस। वो बिल्डिंग के अंदर जाता है। अंदर सभी लोग उसे ग्रीट करते हैं, जीएम सर, जीएम डॉट सर। वो कुछ न बोलते हुए लिफ्ट की ओर चला जाता है। उसके जाने के बाद इसी कंपनी में काम करने वाली एक लड़की दूसरी लड़की से कहती है, लगता है आज अरमान सर फिर गुस्से में है। ये है द टॉप बिजनेसमैन अरमान कपूर अंडरस्को कपूर कॉर्पोरेशन का सीईओ। गुस्सा हमेशा नाक पर रहता है, किसी से सीधे मुंह बात न करना, हमेशा कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ रहना। अरमान लिफ्ट से निकल अपने ऑफिस की ओर जाने लगता है, तभी उसके पास एक आदमी आता है और कहता है, जीएम सर, ये है अरमान का सेक्रेटरी आदित्य शर्मा। अरमान अपने ऑफिस में आता है और अपनी चेयर पर बैठता है। उसके पीछे आदित्य भी आता है। उसके हाथ में एक फाइल थी। वह बोलता है, सर आधे घंटे में एक इंपॉर्टेंट मीटिंग है कोलकाता वाले क्लाइंट के साथ। ये रही उसकी फाइल। अरमान फाइल को चेक करता है और बोलता है, ठीक है। फिर दोनों मीटिंग में जाने के लिए कंपनी के बाहर आते हैं। जैसे ही अरमान कार में बैठने वाला होता है तैसे ही उसके मोबाइल में कॉल आने लगता है। वो कॉल रिसीव करता है। सामने वाले की बात सुन वह टेंशन में आ जाता है और कॉल कट कर जल्दी से कार में बैठता है और ड्राइवर को कहीं चलने के लिए कहता है, अंडरस्को। तभी आदित्य पूछता है, सर आप कहाँ जा रहे हैं? हमें तो मीटिंग में जाना है। अरमान कहता है, मीटिंग तुम देख लो, मुझे इंपॉर्टेंट काम है। फिर अरमान ड्राइवर को गुस्से से बोलता है, चलो। लगभग आधे घंटे बाद अरमान की कार एक बड़े से मैंशन के सामने आकर रुकती है। उस मैंशन के गेट पर बोर्ड पर कपूर मैंशन लिखा हुआ था। अरमान की कार मैंशन के अंदर आती है। कपूर मैंशन अरमान का घर, जहां अरमान की फैमिली दादाजी रघुनंदन कपूर, दादी माँ रोहिणी कपूर, पापा अनुज कपूर, माँ आनंदी कपूर और बहन मैथिली कपूर रहते हैं। अरमान जल्दी से कार के बाहर आता है और घर के अंदर जाता है। घर के अंदर हॉल में सोफे पर अरमान के दादा दादी और पापा बैठे हुए थे। वो उन सबको इग्नोर करते हुए सीढ़ियां चढ़ एक रूम के गेट के सामने खड़ा होता है और फिर गहरी सांस लेकर धीरे से रूम के अंदर जाता है, जहां वह देखता है बेड के साइड में उसकी मां बैठी हुई है और बेड पर एक बच्चा लेटा हुआ है जिसके सिर पर पट्टी बंधी हुई है, उसकी आंखें बंद है। अरमान जल्दी से उस बच्चे के पास जाता है और उसके गालों पर हाथ रख कहता है, ईशान। ईशान ईशान कपूर अरमान का बेटा और कपूर परिवार का लाडला। ईशान को सभी बहुत प्यार करते हैं। ईशान अभी सिर्फ 4 साल का है। अरमान ईशान से बहुत प्यार करता है, उसकी हर जिद को पूरी करता है और अगर उसे जरा सी भी खरोंच भी आ जाए तो वह बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। इसीलिए जब अरमान की मां ने अरमान को कॉल कर बताया कि ईशान का एक्सीडेंट हो गया है और उसे सिर पर चोट आई है तो वह बहुत घबरा गया था। अरमान ईशान के बालों में हाथ फेरता है और उसके माथे को धीरे से चूमता है।
फिर अपनी माँ की तरफ देखते हुए पूछता है कैसे हुआ ये सब। तो अरमान की माँ आनंदी जी बताती है कि कैसे ईशान का एक्सीडेंट हुआ। दरअसल जब आनंदी जी ईशान को स्कूल से घर ला रही थी तो वो आइसक्रीम खाने की जिद करने लगता है। तो आनंदी जी आइसक्रीम लेने के लिए आइसक्रीम की स्टॉल के पास जाती है और ईशान को कार में ही बैठने को बोलती है, पर उन्हें ये नहीं पता होता है कि ईशान भी उनके पीछे आ रहा है। और इसी बीच ईशान को एक बाइक वाले से टक्कर लग जाती है, जिससे ईशान को ज्यादा तो नहीं पर सिर पर चोट लग जाती है और थोड़ा घुटनों पर छिल जाता है। आनंदी जी अरमान से कहती है, सॉरी बेटा, मेरी लापरवाही की वजह से ये सब हो गया। अरमान कुछ नहीं कहता क्योंकि आनंदी जी उसकी माँ है, वो उन पर गुस्सा नहीं कर सकता था और यही गलती अगर कोई और करता तो न जाने अरमान क्या करता, शायद वह उसे मार ही डालता। आनंदी जी फिर अरमान से सॉरी बोलती है। अब की बार अरमान बोलता है, माँ आपको सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है, मैं जानता हूँ आप कभी भी ईशान को जानबूझकर हर्ट नहीं करेगी और मैं ये भी जानता हूँ जब से ईशान को चोट लगी होगी आपने ज़रा भी आराम नहीं किया होगा, इसीलिए आप जाइए और थोड़ा आराम कर लीजिए, मैं हूँ ईशान के पास। और अरमान साइड से आनंदी जी को हक करता है। तभी एक मेड आती है और कहती है, मैम आपको और अरमान सर को दादाजी ने नीचे बुलाया है। आनंदी जी मेड की बात सुन पहले अरमान की तरफ देखती है, फिर मेड की ओर मुड़कर कहती है, तुम यहीं ईशान के पास रुको। अरमान और आनंदी जी नीचे हॉल में आते हैं जहां बाकी के घर के लोग बैठे हुए थे। अरमान और आनंदी जी भी आकर बैठते हैं। थोड़ी देर बाद अरमान के दादाजी बोलते हैं, मुझे आप सभी को एक बात बतानी है। अरमान, हमने तुम्हारे लिए एक लड़की पसंद की है और हम चाहते हैं कि तुम। इससे पहले दादाजी आगे बोलते अरमान गुस्से से चिल्लाते हुए कहता है, और आप चाहते हैं कि मैं इस लड़की को हाँ कर दूं और शादी कर लूं? मैंने आप सबसे कितनी बार कहा है कि मुझे नहीं करनी शादी, आप लोग क्यों नहीं मानते हैं? हर दिन आप लोग किसी न किसी को पसंद कराते हैं। आंदिस को, अरे मैंने एक बार नहीं 1000 बार बोल चुका हूं मुझे नहीं करनी शादी, इतनी सी बात आप लोगों को समझ नहीं आती? अरमान ये सब चिल्लाते हुए कहता है। फिर दादाजी भी थोड़ी ऊंची आवाज में कहते हैं, अरमान चिल्लाओ मत, ये सब हम तुम्हारे अच्छे के लिए कह रहे, अपने नहीं तो कम से कम ईशान के बारे में तो सोचो, बच्चा है अभी वो, उसे माँ की जरूरत है। उसे तो ये भी नहीं पता माँ क्या होती है, माँ का प्यार क्या होता है। तुमने अपनी तरह उसे भी एक कमरे में बंद रहना सिखा दिया है। अरमान, जिंदगी जीना इसे नहीं कहते जो तुम ईशान को सिखा रहे हो। उसे किसी ऐसे की जरूरत है जो उसे समझे, उसे प्यार करे, और यह एक माँ ही कर सकती है। और जो लड़की हमने पसंद की है वो ईशान के लिए एक परफेक्ट माँ होगी, यह हम पूरे विश्वास से कह रहे हैं। इस बार अरमान नर्म आवाज में कहता है, दादाजी मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, मैंने कभी भी आपकी बात नहीं टाली अंडरस्को, पर यह बात मैं नहीं मान सकता, सॉरी दादाजी। और इसमें मैं, आप, दादी माँ, पापा सभी ईशान से बहुत प्यार करते हैं, तो मुझे नहीं लगता उसे किसी बाहर वाले के प्यार की जरूरत है। अब की बार दादी माँ बोलती है, उसे किसी बाहर वाले के प्यार की नहीं बल्कि माँ के प्यार की जरूरत है। कोई जल्दी नहीं है अरमान बेटा, तुम आराम से सोचकर बता सकते हो हमें। तो अरमान कहता है, मुझे कुछ नहीं सोचना है, मेरा फैसला पहले भी यही था, अब भी यही है और आगे भी यही रहेगा, मैं शादी नहीं करूंगा। लास्ट के वर्ड को अरमान दांत दबाकर कहता है और अरमान उठकर जाने लगता है। तभी दादाजी पीछे से कहते हैं, तुम अपने अकेलेपन को ईशान पर नहीं थोप सकते अरमान। अरमान बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है और सब उसे जाते हुए देखते हैं। इवनिंग में श्रुति के घर पर राहुल और रेखा आपस में बात कर रहे थे। रेखा राहुल से कहती है, तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। तो राहुल बोलता है, कैसे सब ठीक होगा, मैं अपनी बहन को ऐसे नहीं देख सकता, मैं एक अच्छा भाई नहीं बन पाया रेखा। मैंने माँ पापा से वादा किया था कि मैं श्रुति का बहुत ख्याल रखूंगा, उसकी आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगा, पर देखो क्या हो गया, मैं कोई भी वादा निभा नहीं पाया। और आगे राहुल धीरे से बोलता है, और शायद अब मैंने अपनी बहन का विश्वास भी खो दिया। ये बोलते हुए राहुल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो रेखा बोलती है, ये तुम क्या बोल रहे हो? राहुल बोलता है, सही तो बोल रहा हूँ, शायद उसे अब लगता है मैं उसके लिए कोई सही डिसीजन भी नहीं ले सकता, वो तभी हमारी बात नहीं मान रही है। वैसे वो गलत भी नहीं है, मेरे ही फैसले की वजह से आज उसकी लाइफ ऐसी हो गई है। ये बोल राहुल रोने लगता है। रेखा राहुल को हक कर लेती है और कहती है, ऐसा कुछ नहीं है और तुमने अपने हर वादे को निभाया है, मैंने देखा तुम श्रुति से कितना प्यार करते हो, भाई होते हुए तुमने माँ पापा जैसा उसका ख्याल रखा है। हाँ, कभी हमसे गलतियां हो जाती है, इसका ये मतलब नहीं है कि हम उसकी खुशी नहीं चाहते हैं, ये बात श्रुति अच्छे से जानती है अंडरस्को। और रही बात विश्वास की, तो वो आज भी तुम पर उतना ही विश्वास करती है जैसे पहले करती थी अंडरस्को, बस उसे थोड़ा समय चाहिए फिर से आगे बढ़ने के लिए। इतना बोल रेखा चुप हो जाती है। राहुल रेखा से अलग होते हुए कहता है, शायद तुम सही कह रही हो रेखा। तो रेखा कहती, हाँ, और चलो अब जल्दी से स्माइल करो, नहीं तो श्रुति देख लेगी तो बोलेगी भाभी ने भाई को डांटा, और दोनों मुस्कुराने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ अरमान रूम में आता है, मेड को जाने को बोलता है और खुद ईशान के पास जाकर बैठता है। वह देखता है कि ईशान नींद में कुछ बुदबुदा रहा है और उसको पसीना आ रहा था। अरमान ईशान को ऐसे देख टेंशन में आ जाता है। वह ईशान का पसीना पोंछता है और उसे शांत करने की कोशिश करता है। अरमान ईशान से कहता है, बेबी शांत हो जाओ, डैडी है ना आपके पास।
तभी ईशान जोर से मम्मा बोलते हुए नींद से जग जाता है और वह अरमान को सामने देख उसको जोर से हक कर लेता है और रोने लगता है। अरमान भी ईशान को हक करता है और प्यार से पूछता है, बेबी क्या हुआ, आप रो क्यों रहे हो, डैडी को बताओ। जिसने भी ईशान को परेशान किया है डैडी उसकी अच्छे से पिटाई करेंगे। अंडरस्को ये बात अरमान क्यूट तरह से बोलता है ताकि ईशान को शांत करा सके। पहले तो ईशान कुछ नहीं बोलता, लेकिन थोड़ी देर बाद वह अरमान को हक किए हुए ही सुबकते हुए कहता है, डैडी मम्मा वो मुझसे मिलने ये थी। अरमान ईशान की बात सुन उसकी तरफ हैरानी से देखता है और पूछता है, ईशान तुम ये क्या बोल रहे हो। ईशान झट से अरमान से अलग होता है और कहता है, यच डैडी मम्मा मुझसे मिलने आई थी। अंडरस्को ईशान अपनी तोतली आवाज में ये बात बहुत खुशी से कहता है, लेकिन ईशान फिर सेड हो जाता है और बोलता है, पर डैडी मम्मा मुझसे फिर दूर चली गई। डैडी मम्मा कब आएंगी, आप बोलते हो मम्मा मेरे पास है, फिर वो मुझे दिखाई क्यों नहीं देती। तो अरमान बोलता है, यस बेबी मम्मा आपके पास हैं और वो आपसे बहुत प्यार करती हैं। ईशान कहता है, नो आप झूठ बोल रहे हैं, मेरे सभी दोस्त की मम्मा है, वो उनको स्कूल लेने आती हैं, वो उनके साथ रहती हैं, वो सभी अपने मम्मा डैडी के साथ घूमने भी जाते हैं। फिर मेरी मम्मा कहाँ है डैडी, वो हमारे साथ क्यों नहीं रहती। अंडरस्को वो हमारे साथ घूमने क्यों नहीं जाती। ये सब बोलते हुए ईशान फिर रोने लगता है। अंडरस्को अरमान ईशान को गले लगा लेता है। ईशान अरमान के गले लगे ही रोते हुए कहता है, डैडी मम्मा कहाँ है, मुझे मम्मा से मिलना है डैडी, मुझे मम्मा चाहिए डैडी, मम्मा कब आएंगी डैडी। ईशान की बातें सुन अरमान की आंखें भर आती है, उसे समझ नहीं आता वो ईशान से क्या बोले, कैसे उसके सारे सवालों के जवाब दे। ईशान फिर से बोलता है, डैडी मैं आपकी सारी बातें मानूंगा, डैडी बताए न मेरी मम्मा कब आएंगी, मुझे उनसे मिलना है। अरमान अपने ही ख्याल में खोए हुए कहता है, अंडरस्को बेबी जल्द ही आप अपनी मम्मा से मिलोगे। अरमान की बात ईशान अपना फेस अरमान के फेस के सामने लाता है और खुशी से पूछता है, सच्ची डैडी। अंडरस्को अरमान ईशान के आंसू पोंछते हुए कहता है, यस बेबी, और ईशान के माथे पर किस करता है। अंडरस्को और कहता है, अब रोना नहीं, आपको चोट लगी है ना। ईशान खुशी से बोलता है, ये मैं अपनी मम्मा से मिलूंगा। और वह अरमान के गाल पर किस कर फिर से उसके गले लग जाता है और कहता है, लव यू डैडी। अरमान ईशान की हरकत पर मुस्करा देता है और बोलता है, लव यू टू बेबी। लेकिन थोड़ी देर बाद उसकी मुस्कुराहट चली जाती है और वह कुछ सोचने लगता है। रात 8 बजे श्रुति के घर पर श्रुति, राहुल, रेखा सभी डाइनिंग टेबल पर बैठ डिनर कर रहे थे। अंडरस्को जब डिनर कर सब जाने लगे तो श्रुति, रेखा और राहुल को रोकते हुए कहती है, भाई भाभी मुझे कुछ कहना है। तो राहुल कहता है, क्या बात है श्रुति। श्रुति थोड़ी देर चुप रहती है, फिर गहरी सांस ले बोलती है, भाई भाभी मैं शादी के लिए तैयार हूँ। रेखा और राहुल आश्चर्य से श्रुति की ओर देखते हैं। अंडरस्को लेकिन थोड़ी देर बाद श्रुति की बात सुन दोनों के फेस पर स्माइल आ जाती है। राहुल और रेखा दोनों श्रुति के पास जाते हैं और उसे हग लेते हैं। राहुल कहता है, मैं तेरे लिए बहुत खुश हूँ। अंडरस्को रेखा और राहुल श्रुति से अलग होते हैं। राहुल फिर से बोलता है, श्रुति दिन में तू शादी के लिए मना कर रही थी और अब हाँ। अंडरस्को तू सच में इस रिश्ते से खुश है ना। राहुल की बात सुन श्रुति कुछ सोचने लग जाती है। इवनिंग में जब राहुल और रेखा बात कर रहे थे तब उनकी सारी बातें श्रुति सुन लेती है। श्रुति अपने भाई भाभी को रोता, उसके लिए परेशान होता नहीं देख सकती, इसलिए वह शादी के लिए हाँ कर देती है। राहुल फिर से बोलता है, तू खुश है ना। अंडरस्को श्रुति अपने ख्यालों से बाहर आती है और कहती हैं, हाँ भाई मैं खुश हूँ और मैंने बहुत सोच समझ कर ये फैसला लिया है। राहुल कहता है, फिर मैं कल ही उनसे बात करता हूँ और तुम लड़के से भी मिल लेना। तो अंडरस्को श्रुति कहती है, भाई मुझे किसी से नहीं मिलना है, मुझे आप पर विश्वास है, आपने जिसे भी चुना होगा वो बेस्ट ही होगा। राहुल कहता है, पर तो श्रुति कहती है, पर कुछ नहीं, अब आप दोनों सोने जाए, मुझे भी नींद आ रही है अब। और श्रुति जमाई लेने की नाटक करने लगती है। अंडरस्को श्रुति की नौटंकी देख रेखा और राहुल हंसने लगते हैं। फिर सभी सोने के लिए चले जाते हैं। अंडरस्को कपूर मैंशन में अंडरस्को सभी लोग डिनर के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। दादी माँ आनंदी जी से पूछती है, अंडरस्को ईशान ने खाना खाया। आनंदी जी कहती है, जी माँ मैंने ईशान को खाना और दवाई खिला दिया है और वह सो चुका है। अंडरस्को अभी मेड है ईशान के पास। दादी माँ और आनंदी जी की बात सुन मैथिली, अरमान की बहन, अंडरस्को खुश होते हुए कहती है, क्या ईशान आया है। माँ आपने मुझे बताया क्यों नहीं। अंडरस्को और आपने ईशान को दवाई देने की बात क्यों बोली, क्या हुआ ईशान को। तो आनंदी जी मैथिली को सारी बातें बताती हैं जो भी ईशान के साथ हुआ। मैथिली कहती है, मैं जा रही ईशान से मिलने। अंडरस्को आनंदी जी कहती है, वो अभी सो रहा है, कल सुबह मिल लेना, अभी उसे आराम करने दो। आनंदी जी की बात सुन मैथिली मुंह बना लेती है। तभी वहां पर अरमान आता है। अरमान को देख मैथिली फिर से खुश होते हुए कहती है, भाई आप भी आए हैं, कितने दिनों बाद मैं आपको देख रही हूँ। अंडरस्को अरमान मैथिली की बातों का कोई जवाब नहीं देता। तो मैथिली अपने में ही बुदबुदाती है, रूडी अनअम्यूज्ड।
आनंदी जी अरमान से कुछ कहने वाली होती हैं कि तभी अरमान एक्सप्रेशनलेस फेस से बोलता है, अंडरस्को दादाजी मैं शादी के लिए तैयार हूँ। अरमान की बात सुन सब हैरानी से अरमान की तरफ देखने लग जाते हैं। मैथिली के तो खाना ही अटक जाता है। फिर दादाजी आश्चर्य से अरमान से पूछते हैं, क्या तुम सच में शादी के लिए तैयार हो? अंडरस्को अरमान वही एक्सप्रेशनलेस फेस के साथ कहता है, ये दादाजी अंडरस्को आपने जिसे भी पसंद किया है मैं उससे शादी करने के लिए तैयार हूँ। अब की बार अरमान की बात सुन सबके फेस पर स्माइल आ जाती है। लेकिन फिर अरमान कुछ ऐसा कहता है कि सभी के चेहरों का रंग ही उड़ जाता है। अंडरस्को अरमान कहता है, मैं ये शादी सिर्फ ईशान के लिए कर रहा हूँ, इसलिए आप लोग इस शादी को लेकर मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। इसके बाद अरमान वहां से चला जाता है। अरमान की बातों से सभी परेशान हो जाते हैं। दादी माँ कहती हैं, हम सोच रहे थे अरमान शादी कर अपने जीवन में आगे बढ़े, पर ये लड़का तो कुछ और ही चाहता है, ऐसे में क्या हमें शादी की बात आगे बढ़ानी चाहिए? अनुज जी अरमान के डैड कहते हैं, मुझे नहीं लगता कि हमें ये शादी। इससे पहले अनुज जी बात पूरी करते अंडरस्को दादाजी बोलते हैं, ये शादी होगी। तो अनुज जी कहते हैं, पापा आपने अरमान की बात सुनी ना, फिर ऐसे कैसे हम इस रिश्ते के लिए हाँ कर दें? दादी जी कहते हैं, एक बार शादी हो जाने दो, हमें पूरा विश्वास है वो लड़की हमारे अरमान को बदल देगी। अनुज जी कहते हैं, लेकिन पापा। दादाजी बोलते हैं, हम कल ही उनसे शादी के बारे में बात करेंगे और अब कोई कुछ नहीं बोलेगा, ये शादी तो होकर ही रहेगी। दादाजी की बात सुन कोई कुछ नहीं बोलता और सब खाना खाने लगते हैं। अरमान की कार एक बंगले के सामने आकर रुकती है जो दिखने में बहुत खूबसूरत था। अरमान कार से बाहर निकल बंगले के अंदर जाता है अंडरस्को और जाकर एक रूम के सामने खड़ा होता है। वह धीरे से रूम के अंदर जाता है जहां अंधेरा होता है, खिड़की से सिर्फ हल्की हल्की रोशनी रूम में आ रही होती है। अरमान लाइट ऑन करता है और रूम की चारों ओर अपनी नज़रें घूमता है, जहां पूरे रूम की दीवारों पर एक लड़की की फोटो लगी हुई थी और उन सभी फोटोज में अरमान भी उस लड़की के साथ था। अरमान बेड पर आकर बैठता है और फिर एक बार दीवार में लगी सभी फोटोज को देखता है। थोड़ी देर बाद वह बेड के साइड टेबल में रखे फोटो फ्रेम को देखता है और उसे उठा लेता है। इसमें भी वही लड़की की फोटो थी जो रूम की दीवारों पर लगी फोटोज पर है। अंडरस्को अरमान फोटो फ्रेम में लड़की के फेस पर हाथ फेरता है और रूधी हुई आवाज में धीरे से कहता है, स्नेहा डॉट 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 कोष्टक स्नेहा। स्नेहा कपूर अरमान की वाइफ और ईशान की मम्मा, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। ईशान के जन्म के टाइम ही स्नेहा की डेथ हो गई थी। अरमान और स्नेहा दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। दोनों ने लव मैरिज की थी, लेकिन परिवार की मर्जी से। सभी बहुत खुश थे। अरमान और स्नेहा कपूर मैंशन में नहीं रहते थे। जहां अरमान अभी है वे यहाँ रहते थे। शादी के बाद वे दोनों अपनी अलग ही दुनिया में खुश थे और वीकेंड्स पर वे फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते थे। डॉट डॉट सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। 2 साल कैसे बीत गए अरमान और स्नेहा को पता ही नहीं चला। इन 2 सालों में उनका प्यार और भी बढ़ गया। फिर एक दिन पता चला कि स्नेहा प्रेग्नेंट हैं। अरमान और स्नेहा की छोटी सी दुनिया में जैसे खुशियों की बहार आ गई थी। पूर कपूर परिवार बहुत खुश था ईशान के आने की खुशी में, लेकिन उनकी खुशी को न जाने किसकी नज़र लगी गई। ईशान के जन्म के बाद स्नेहा हमेशा के लिए अरमान को ईशान को छोड़ इस दुनिया से चली गई। डॉट स्नेहा की डेथ के बाद अरमान बिल्कुल बदल गया। हमेशा चुप चुप रहता, गुस्से में रहता है, एकदम हार्टलेस बन गया अंडरस्को, जिसे दूसरों की फीलिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता है। सभी लोगों ने अरमान को कपूर मैंशन में आकर रहने को बोला, पर अरमान ने किसी की बात नहीं मानी और वही ईशान को लेकर वही रहता है जहां अरमान और स्नेहा साथ रहते थे। अरमान स्नेहा की फोटो को देखते हुए स्नेहा के साथ बिताए हुए पलों को याद करता है। अरमान स्नेहा की फोटो को देखते हुए उसके साथ बिताए हुए पलों को याद करता है। कैसे वे दोनों मिले, कैसे दोनों को प्यार हुआ, दोनों की शादी, कैसे दोनों एक दूसरे के साथ खुश थे। हगस, किसिस, हंसना, एक दूसरे की बाहों में बातें करते हुए सारी रात गुजार देना, सब कुछ याद करते हुए अरमान की आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। वह फ्रेम को पकड़े हुए जोर से चिल्लाता है, डॉट क्यों स्नेहा, क्यों तुम मुझे छोड़कर चली गई? तुम्हारे बिना जीना बहुत मुश्किल है अंडरस्को। तुम कहती थी कभी मुझसे दूर नहीं जाओगी, फिर क्यों अपने अरमान को छोड़कर चली गई? ईशान को छोड़कर चली गई क्यों? तुम्हारे बिना ये अरमान कुछ भी नहीं है। ये सब बोल अरमान जोर जोर से रोने लगता है। अरमान स्नेहा की फोटो को सीने से लगा वहीं बेड पर लेट जाता है। थोड़ी देर बाद रूधी हुई भारी आवाज में कहता है, स्नेहा मैं शादी कर रहा हूँ। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह डॉट 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 डॉट। मैं जानता हूँ तुम मुझसे नाराज होंगी, पर अपने अरमान को माफ कर देना स्नेहा। मैं ये शादी सिर्फ ईशान के लिए कर रहा हूँ। मुझे ये ईशान के लिए करना होगा, पर तुम डरना मत, ये अरमान तुम्हारा था, तुम्हारा है और तुम्हारा ही रहेगा हमेशा। आई मिस यू, आई लव यू फॉरएवर। मैं तुम्हारी जगह किसी और को कभी नहीं दे सकता। अरमान अपनी आंखें बंद कर लेता है
और उसके आंखों में रहे आंसू बहने लगते हैं और थोड़ी देर बाद अरमान वैसे ही लेटके हुए स्नेहा की यादों के साथ सो जाता है। दूसरे दिन श्रुति के घर पर राहुल रेखा से कहता है आज शाम वो लोग श्रुति को देखने आ रहे हैं, तुम श्रुति को कह देना वो तैयार रहें। वैसे तो उन्हें हमारी श्रुति पसंद है, पर फिर भी रेखा सिर्फ हाँ में अपना सर हिलाती है। शाम 4 बजे 2 कार आकर श्रुति के घर के बाहर रुकती हैं। कार की आवाज़ सुन राहुल कहता है लगता है वो लोग आ गए, और राहुल और रेखा गेट के पास उनके वेलकम के लिए जाते हैं। वो देखते हैं कि पूरा कपूर परिवार आया हुआ है। कोष्टक डॉट 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 अरमान के दादाजी ने जिस लड़की को अरमान के लिए पसंद किया है वह लड़की श्रुति ही है। राहुल अरमान की कंपनी में जॉब करता है। दादाजी श्रुति से पहली बार वही मिले थे और दादाजी को श्रुति पहली बार में अरमान के लिए पसंद आ गई थी। फिर दादाजी ने राहुल से श्रुति और अरमान के रिश्ते के लिए बात की और राहुल ने इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी। अब आगे राहुल और रेखा सभी को वेलकम करते हैं और अदन आने को कहते हैं। सभी अदन आते हैं और सोफे पर बैठते हैं। राहुल भी उनके साथ बैठता है और रेखा चाय नाश्ते का अरेंजमेंट करने के लिए किचन में चली जाती है। थोड़ी देर बाद रेखा चाय नाश्ता लेकर आती है और टेबल पर रखती है, फिर वह भी वहीं राहुल के पास बैठ जाती है। सभी बातें कर रहे होते हैं कि राहुल दादाजी से पूछता है दादाजी अरमान सर नहीं आए। दादाजी थोड़ी देर चुप रहते हैं, फिर राहुल से बोलते हैं कि अरमान को एक ज़रूरी मीटिंग अटेंड करनी थी इसलिए नहीं आया। तुम्हें तो पता ही है वो अपने काम को लेकर कितना सीरियस रहता है। दादाजी राहुल से झूठ बोलते हैं क्योंकि अरमान ने यहाँ आने से मना कर दिया था इसलिए। राहुल बस हाँ कर देता है। दादी माँ बात को बदलते हुए कहती है अरे बाकी बातें बाद में, अब हमें हमारी होने वाली बहुत से तो मिलवाओ। दादी माँ की बात सुन सभी हाँ में सिर हिलाते हैं। रेखा मुस्कुराते हुए कहती है जी मैं श्रुति को लेकर आती हूँ। रेखा फिर श्रुति को बुलाने के लिए उसके रूम में जाती है। थोड़ी देर बाद रेखा श्रुति को लेकर आती है। सब लोग श्रुति की ओर देखते हैं। श्रुति की खूबसूरती को देख सब हक्के बक्के रह जाते हैं। श्रुति ने हल्के पिंक कलर का सूट पहना हुआ था। उसने अपने बालों को खुला छोड़ रखा था। आंखों में काजल, माथे पर छोटी सी बिंदी और होठों पर हल्की पिंक कलर की लिपस्टिक। मेकअप के नाम पर उसने इतना ही किया था, पर फिर भी बहुत खूबसूरत लग रही थी। श्रुति सबको नमस्ते करती है। अंडस्को दादी माँ श्रुति को अपने पास बुलाती है और बैठने को कहती है। श्रुति दादी माँ के साइड में बैठे जाती है। तभी ईशान जो जब से यहाँ आया है कुछ नहीं बोल रहा था, बस चुपचाप बैठे सब बड़ों की बातें सुन रहा था। वो धीरे से मैथिली से अपनी क्यूट सी आवाज में पूछता है क्या यही मेरी मम्मा है। कोष्टक कोष्टक डॉट 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 जब सभी श्रुति के घर आ रहे तो रास्ते में ईशान मैथिली से पूछता है कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो मैथिली उससे कहती है कि हम तुम्हारी मम्मा से मिलने जा रहे हैं। तभी से ईशान श्रुति से मिलने के लिए बहुत खुश था, लेकिन वो चुप था क्योंकि अब वो सिर्फ श्रुति से बात करना चाहता था। क्या यही मेरी मम्मा है। लेकिन ईशान की बात सभी सुन लेते हैं। सब एक बार श्रुति की तरफ देखते तो एक बार ईशान की तरफ। मैथिली मुस्कुराते हुए कहती है हाँ। मैथिली का जवाब सुन ईशान जो आनंदी जी और मैथिली के बीच में बैठा हुआ था वह अंडस्को सोफे से उतरता है और अपने छोटे छोटे कदमों के साथ धीरे धीरे श्रुति के पास जाता है और उसके सामने खड़ा हो जाता है और फिर श्रुति तरफ देखते हुए कहता है मम्मा। सब श्रुति की तरफ ही देख रहे थे, या फिर ये कहो कि सब श्रुति का रिएक्शन देखना चाहते थे ईशान के प्रति। ईशान श्रुति की तरफ देखते हुए प्यार से अपनी क्यूट सी आवाज में कहता है मम्मा। सब श्रुति की ओर ही देख रहे होते हैं अंडस्को। श्रुति भी ईशान की तरफ देखते हुए प्यार से कहती है यस बेबी। श्रुति को ईशान से इतने प्यार से बोलता देख सभी के फेस पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। दरअसल राहुल ने श्रुति को ईशान के बारे में पहले ही बता दिया था, इसलिए श्रुति ईशान को देख शॉक नहीं हुई। यस बेबी श्रुति का जवाब सुन ईशान झट से श्रुति को हग कर लेता है। ईशान के ऐसे अचानक से हग करने से श्रुति थोड़ी शॉक्ड हो जाती है, लेकिन फिर वह भी ईशान को गले लगा लेती हैं। ईशान श्रुति के गले हुए ही अपनी क्यूट सी तोतली आवाज में कहता है मिस यू मम्मा। ईशान के इतना बोलते ही न जाने क्यों श्रुति को कुछ अलग फील होता है, या फिर ये कहे उसे ईशान से लगाव फील होता है। उसे ऐसा लगता ही नहीं है कि वो आज पहली बार ईशान से मिल रही है। और बाकी सभी लोग ईशान की तरफ प्यार से देखते हैं, क्योंकि वो समझते हैं एक बच्चे के लिए माँ की क्या अहमियत क्या होती है। और ईशान तो माँ जैसे शख्स से पहली बार मिल रहा है। पेंसिव फेस, इसलिए ईशान का श्रुति के प्रति ऐसा रिएक्शन देख कोई कुछ नहीं बोलता है। थोड़ी देर बाद ईशान श्रुति से अलग होता है और सबकी तरफ देखते हुए खुशी से कहता है मेरी मम्मा मिल गई, और श्रुति की गोद में बैठ जाता है। तो आनंदी जी कहती है हाँ तुम्हारी मम्मा मिल गई, लेकिन तुम इधर आओ, श्रुति को परेशान मत करो। तो ईशान पाउट बनाते हुए कहता है नो अनअम्यूज्ड। सब ईशान की क्यूटनेस देखकर मुस्कुरा देते हैं, स्माइलिंग फेस। फिर राहुल ईशान से कहता है ईशान तुम अपनी मम्मा का रूम देखना चाहोगे। ईशान झट से अपना सिर हाँ में हिलाता है।
तभी बीच में मैथिली बोलती है, तो बोलो अपनी मम्मा से हमें अपना रूम दिखाएं। मैथिली की बात सुन अंडरस्को ईशान एक्साइटेड होते हुए बोलता है, यस मम्मा, मुझे आपका रूम देखना है। चलो। ईशान की बात सुन श्रुति राहुल की ओर देखने लगती है। राहुल अपना सिर हाँ में हिला देता है। श्रुति, ईशान और मैथिली श्रुति का रूम देखने चले जाते हैं। श्रुति के रूम में श्रुति, ईशान, मैथिली तीनों बेड पर बैठे हुए थे। ईशान रूम के चारों ओर देखते हुए कहता है, मम्मा आपका रूम बहुत सुंदर है। श्रुति ईशान की बात सुन हल्के से मुस्कुरा देती है। श्रुति की मुस्कान देख ईशान श्रुति के गाल पर किस कर देता है और फिर कहता है, मम्मा आप बहुत ब्यूटीफुल हो, और खिलखिलाकर हंसने लगता है। ग्रिन ग्रिन। तभी मैथिली कहती है, हाँ भाभी आप बहुत खूबसूरत है, जब अरमान भाई आपको देखेंगे न तो देखते ही रह जाएंगे। मैथिली की बात सुन न जाने क्यों श्रुति के गाल हल्के पिंक हो जाते हैं, लेकिन वह उसकी बात को टालते हुए ईशान के गालों को पिंच करते हुए बोलती है, बेबी आप बहुत क्यूट हो, थ्रोइंग किसेस थ्रोइंग किसेस थ्रोइंग किसेस। मैथिली नौटंकी करते हुए बोलती है, वरीड हूँ बेबी, और मम्मा क्यूट ब्यूटीफुल, और बुआ कुछ नहीं। तो ईशान कहता है, बुआ आप भी ब्यूटीफुल हो, पर मम्मा से ज्यादा नहीं। ये बोल ईशान हंसने लगता है, टीयर्स ऑफ जॉय टीयर्स ऑफ जॉय। मैथिली भान सिकोड़ते हुए कहती है, यू नोटी किड अंडरस्को। ईशान और मैथिली की नोक झोंक देख श्रुति भी हंसने लगती हैं। फिर तीनों ऐसे ही कुछ और बातें करने लगते हैं। वहीं नीचे हॉल में श्रुति, ईशान, मैथिली के जाने बाद सब शादी के बारे में बात करते हैं और वह लोग 1 वीक बाद शादी की डेट तय करते हैं। दरअसल दादाजी ने पहले ही पंडित जी से शादी के लिए शुभ दिन का पूछ लिया था। पंडित जी 2 शुभ मुहूर्त बताए थे, एक महीने बाद और दूसरा 1 वीक बाद। राहुल ने 1 महीने बाद शादी की डेट को कहा, लेकिन दादाजी 1 वीक बाद कहा। अंडरस्को क्योंकि अरमान ने इतनी मुश्किल से शादी के लिए हाँ की है, कहीं ज्यादा दिन रुकने से अरमान अपना फैसला बदल न ले, इसी डर की वजह से वे 1 वीक बाद शादी करने को कहते हैं। पहले तो राहुल ने इतनी जल्दी शादी की डेट लिए मना किया, लेकिन फिर दादाजी के कहने पर वह मान गया। तो 1 वीक बाद अरमान और श्रुति की शादी की डेट फिक्स हो जाती है। अंडरस्को 1 वीक बाद ये 1 वीक शादी की तैयारी में झट से निकल गया। राहुल, रेखा और कपूर परिवार के लोग अरमान श्रुति के शादी की तैयारी में लगे हुए थे और सभी बहुत खुश भी थे, स्माइलिंग फेस। लेकिन अरमान को शादी के किसी भी बात या काम में कोई इंटरेस्ट नहीं था। तो वहीं दूसरी तरफ श्रुति, भले उसने इस शादी के लिए हाँ अपने भैया भाभी के खुशी के लिए किया था, लेकिन इस 1 वीक में वह इस शादी से कहीं ना कहीं खुश थी। क्योंकि ईशान डेली श्रुति से कॉल पर बात करता और उसने दिन भर में क्या क्या किया सब बताता। इस वजह से श्रुति को इस 1 वीक में ईशान से बहुत अटैचमेंट हो गई थी और शायद ईशान की वजह से वो कहीं ना कहीं इस शादी से खुश थी। पर दूसरी तरफ वह डर भी रही थी, जो पास्ट में उसके साथ हुआ वहीं दोबारा ना हो। ईशान श्रुति से कभी कभी अपने डैडी मतलब अरमान के बारे में भी बात करता, जिससे श्रुति बहुत नहीं बट थोड़ा अरमान के बारे में भी जान ली। शादी का दिन अंडरस्को पूरा गार्डन सुंदर फूलों से डेकोरेट है, ज्यादा तामझाम नहीं था, सब सादगी से डेकोरेट है, ज्यादा मेहमान नहीं थे, बस कुछ खास लोगों को बुलाया गया था जो वाकई में इस शादी से खुश हो। अब आप लोग सोच रहे होंगे इतने बड़े बिजनेसमैन की शादी और इतनी सिंपल, तो हाँ, क्योंकि हमारे हीरो की यही डिमांड थी। कंफ्यूज्ड फेस। अरमान नहीं चाहता था कि शादी में ज्यादा जोर शोर रहे। अब आगे अरमान मंडप बैठा हुआ था। उसने महरूम और क्रीम कलर का मिक्स शेरवानी पहना हुआ था, माथे पर कुमकुम का तिलक, सर पर शहरा, और हैंडसम तो है ही हमारा हीरो। ग्रिन ग्रिन ग्रिन। मगर फेस के एक्सप्रेशन नो माउथ फेस। पर कुछ भी बोलो, अरमान किसी राजकुमार की तरह लग रहा था। सभी लोग दुल्हन के आने का वेट कर रहे थे। थोड़ी देर बाद मैथिली और रेखा श्रुति को लेकर आते हैं। श्रुति को देख ईशान खुश होते हुए बोलता है, डैडी देखो मम्मा आ गई। श्रुति को आता देख ईशान खुश होते हुए अरमान से कहता है, डैडी देखो मम्मा आ गई। अचानक अरमान की हार्ट बीट तेज हो जाती है और उसे घबराहट होने लगती है, लेकिन वह फिर आंखें बंद कर खुद को शांत करने लगता है और मन में बोलता है, मैं ये कर सकता हूँ, मुझे ईशान के लिए ये करना होगा। अंडरस्को अरमान अपनी आंखें खोलता है तो उसे सामने ईशान बैठा हुआ दिखाई देता है, जो खुशी से मुस्कुरा रहा था। नहीं तो अरमान का मन कर रहा था कि अभी वो यहाँ से उठकर चला जाए। अरमान अपने ही ख्यालों में होता है, तभी आनंदी जी अरमान के पास आकर कहती है, अरमान श्रुति आ गई है। आनंदी जी की बात से अरमान अपने ख्यालों से बाहर आता है और सामने की तरफ देखता है, जहां श्रुति दुल्हन बने रेखा और मैथिली के साथ खड़ी थी। श्रुति ने महरूम रंग का लहंगा पहना हुआ था, नेक पर उसी से मैचिंग ज्वेलरी, हाथों में चूड़ा, कमर पर कमरबंद, फेस पर हैवी नहीं पर हल्का मेकअप, माथे पर बिंदी, होठों पर रेड लिपस्टिक और नाक पर नथ, जो कि उसके चेहरे का नूर और बढ़ा रहा था। सर पर चुनर ओढ़े पलके झुकाए वह खड़ी थी। सबकी नज़र सिर्फ श्रुति पर थी। अरमान श्रुति को देखता है, वह श्रुति की खूबसूरती देख उसी में खो जाता है। वो एक पल के लिए ये भी भूल जाता है कि ये शादी वो नहीं करना चाहता है। आखिर श्रुति दुल्हन के जोड़े में इतनी सुंदर जो लग रही थी, तो अरमान के तो होश उड़ नहीं थे। टीयर्स ऑफ जॉय टीयर्स ऑफ जॉय। अरमान बस एक टकटकी लगाए श्रुति को देखता रहता है।
तभी फिर से आनंदी जी अरमान से कहती हैं, अरमान जाओ श्रुति को लेकर आओ। अंडरस्कोर। अरमान अपने ख्यालों से बाहर आता है और आनंदी जी को घूरने लगता है क्योंकि श्रुति को लेकर आने की बात उसे बिल्कुल पसंद नहीं आती। वो सोचता है जब सबको पता है वो ये शादी सिर्फ ईशान के लिए कर रहा, फिर ये सब नौटंकियां उससे क्यों करने को बोल रहे हैं। अरमान को अपनी तरफ घूरता देख आनंदी जी प्लीज वरीड सा चेहरा बनाती है, लेकिन अरमान फिर भी नहीं उठता। अंडरस्कोर। तभी ईशान अरमान के पास आता है और अपनी तोतली आवाज में खुशी से कहता है, डैडी चलो ना मम्मा को लेने। अरमान सबकी बात अनसुनी कर सकता है पर अपने बेटे की नहीं। अरमान अपनी जगह से उठता है और दांत पीसते हुए गुस्से से अपने घर वालों की तरफ देखता है। अंडरस्कोर। क्योंकि उन लोगों ने जानबूझकर ईशान को अरमान के पास भेजा ताकि वो उनकी बात मान लें। ईशान अरमान का हाथ पकड़कर उसे श्रुति के सामने लाकर खड़ा कर देता है और अरमान को हाथ आगे करने के लिए कहता है। अरमान अपने बेबी की बात मानने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए वो अपना हाथ श्रुति की ओर बढ़ा देता है। श्रुति नजरें झुकाए खड़ी थी, लेकिन उसे एहसास होता है कि कोई उसके सामने हाथ आगे कर खड़ा है। रेखा श्रुति से उसका हाथ अरमान के हाथ में रखने को कहती है। अंडरस्कोर। श्रुति नजरें नीचे किए हुए ही अपना हाथ अरमान के हाथ पर दे देती है। अंडरस्कोर। जैसे ही अरमान श्रुति का हाथ थामता है, अरमान और श्रुति दोनों को अलग ही फीलिंग का एहसास होता है। श्रुति सर ऊपर कर अरमान की तरफ देखती है जो कि पहले से उसकी तरफ देख रहा था। दोनों की नजरें एक दूसरे से मिलती है। श्रुति की बड़ी बड़ी आंखें और ऊपर से उनमें काजल। अरमान जो कि गुस्से से श्रुति को देख रहा था, श्रुति की आंखों को देख उसका गुस्सा सॉफ्टनेस में बदल जाता है, लेकिन उसके एक्सप्रेशन वैसे ही बिना भाव के, क्योंकि अरमान को अपने इमोशंस छुपाने बहुत अच्छे से आते हैं। वो बस बिना किसी भाव के श्रुति की आंखों में देखता रहता है। तो वही श्रुति अरमान की हल्की भूरी आंखों में देखती है तो खो ही जाती है। उसके आसपास क्या हो रहा उसे समझ नहीं आता है। उसे ऐसा फील होता है कि वो इन आंखों में जीवन भर देखती रहे। ऐसा नहीं है कि श्रुति ने अरमान को पहली बार देखा है। अरमान एक टॉप बिजनेसमैन है। श्रुति ने अरमान को कई बार न्यूज़ में देखा है, लेकिन रियल में वह अरमान को पहली बार देख रही थी और इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। अरमान जितना टीवी पर हैंडसम दिखाई देता था उससे कई ज़्यादा वह रियल में हैंडसम है। अंडरस्कोर। कुछ सेकंड के लिए अरमान और श्रुति दोनों एक दूसरे का हाथ थामे एक दूसरे की आंखों में कहीं खो जाते हैं। उन दोनों को ऐसा देख मैथिली अरमान से कहती है, ओहो भाई भाभी आपकी ही है, बाद में घूर लेना, क्योंकि अरमान श्रुति को घूर ही रहा था। मैथिली की बात सुन सभी हंसने लगते हैं और अरमान श्रुति अपने अपने ख्यालों से बाहर आते हैं। श्रुति को एम्बैरसमेंट फील होती है, वह अपना सिर नीचे झुका लेती है। अंडरस्कोर। जबकि अरमान फिर गुस्सा हो जाता है। पहले तो वो लोग उससे ये सब करवा रहे हैं, फिर इस तरह की बातें बोल रहे हैं तो उसे गुस्सा आने लगता है। गुस्से में वह श्रुति के हाथ को जोर से पकड़ लेता है और मंडप की तरफ जाने लगता है। अंडरस्कोर। श्रुति को अरमान की तेज पकड़ से दर्द होने लगता है, लेकिन उसे लगता है अरमान ने शायद गलती से ऐसे तेज पकड़ लिया है, इसलिए वह कुछ नहीं कहती। अरमान और श्रुति मंडप पर जाकर खड़े होते हैं। अरमान अभी भी श्रुति का हाथ उसी तरह तेजी से पकड़ा हुआ था। जब पंडित जी दोनों को जयमाला लेने को बोलते हैं तब अरमान श्रुति का हाथ छोड़ता है। अरमान ने इतनी कसकर श्रुति का हाथ पकड़ा था कि उसके हाथ पर अरमान की उंगलियों के निशान छप जाते हैं। अरमान को तो पता ही नहीं होता कि उसने पहली ही मुलाकात में श्रुति को चोट पहुंचा दी। पंडित जी दोनों को जयमाला डालने को बोलते हैं। दोनों एक दूसरे को जयमाल पहनाते हैं। सभी लोग तालियां बजाते हैं। फिर पंडित जी शादी की आगे की विधि शुरू करते हैं। सारी विधियां हो जाने के बाद अंत में पंडित जी अरमान को श्रुति को सिंदूर एवं मंगलसूत्र पहनाने को बोलते हैं। अंत में पंडित जी अरमान को श्रुति को सिंदूर एवं मंगलसूत्र पहनाने को कहते हैं। अरमान बिना किसी भाव के श्रुति को मंगलसूत्र पहनाता और उसकी मांग में सिंदूर भरता है, लेकिन जब अरमान श्रुति की मांग भरता है तो श्रुति अपनी आंखें बंद कर लेती है। अंडरस्कोर। जैसे वो इस शादी को दिल से अपना रही हो। पूरी शादी में अरमान और श्रुति अपने अपने सोच में ही रहते हैं। शादी के रस्मों के बीच श्रुति ने एक दो बार अरमान की तरफ देखा भी, लेकिन अरमान ने एक बार भी श्रुति की तरफ नहीं देखा। यह आखिरी विधि हो जाने के बाद पंडित जी कहते हैं, शादी संपन्न हुई, आज से आप दोनों पति पत्नी हुए। शादी हो जाने के बाद दोनों बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं। इसी के साथ विदाई का समय आ जाता है और श्रुति की विदाई हो जाती है। सभी घर वाले आगे निकल जाते हैं। लास्ट में अरमान की कार गार्डन के गेट से निकलती है। राहुल और रेखा गेट पर रोते हुए खड़े होते हैं और कार को जाते हुए देखते हैं। अरमान की कार में अरमान और श्रुति के बीच ईशान बैठा था। ईशान को बाकी घर वाले अपने साथ चलने को बोलते हैं, लेकिन ईशान अरमान और श्रुति के साथ ही जाने की जिद करता है। अरमान कार के बाहर साइड देख रहा था। श्रुति सर नीचे कर रो रही थी और ईशान उनके बीच बैठा एक बार श्रुति की तरफ देखता है तो एक बार अरमान की तरफ। थोड़ी देर बाद ईशान अरमान को बुलाता है, डैडी। अंडरस्कोर। ईशान की आवाज़ सुन अरमान ईशान की तरफ मुड़ता है और बोलता है, हूँ बेबी, क्या हुआ? ईशान धीरे से पूछता है, डैडी मम्मा क्यों रो रही हैं? अरमान श्रुति की तरफ देखता है जो रो रही थी, लेकिन वो ईशान को कोई जवाब नहीं देता है।
ईशान अरमान की तरफ देखता रहता है, लेकिन जब उसे समझ आ जाता है कि उसके डैडी कुछ नहीं बोलने वाले तो वो श्रुति की तरफ देखता है अंडरस्को और प्यार से कहता है, मम्मा आप क्यों रो रहे हो? आप हमारे साथ जा रहे हो इसलिए रो रहे हो, आप हमारे साथ नहीं जाना चाहती। श्रुति ईशान की तरफ देखती है जो परेशानी से उसे देख रहा था, ऐसा लग रहा था वो रोने वाला है। बोलो न मम्मा। ईशान को ऐसे देख श्रुति सबसे पहले अपने आंसू पर पे ओ की मात्रा छत पे बड़ी ई की मात्रा है, फिर ईशान से प्यार बोलती है, नो बेबी, किसने आपसे कहा मम्मा आपके साथ जा रही है इसलिए रो रही है? तो ईशान पूछता है, फिर आप क्यों रो रही है? श्रुति को समझ नहीं आता क्या कहें। थोड़ी देर सोचने के बाद श्रुति कहती है, क्योंकि मम्मा अपना घर छोड़कर जा रही है ना। ईशान फिर से पूछता है, अंडरस्को, मम्मा आप अपना घर क्यों छोड़कर जा रहे हो? इस बार ईशान का सवाल सुन श्रुति हैरान फ्राउनिंग फेस रह जाती है। वो परेशान सी इधर उधर देखने लगती है, फिर अरमान की तरफ देखती है जो ईशान के सवाल और उसके सवालों से श्रुति का परेशान चेहरा देख मुस्कुरा रहा था। अरमान को मुस्कुराते देख श्रुति उसी में खो जाती है। जब अरमान को एहसास होता है कि श्रुति उसे ही देख रही है तो वो मुस्कुराना बंद कर देता है और सामने की तरफ देखने लगता है, लेकिन श्रुति अभी भी अरमान को ही देख रही थी। श्रुति को कुछ न बोलता देख ईशान श्रुति को हिलाते हुए बोलता है, मम्मा बताओ ना आप अपना घर क्यों छोड़कर जा रहे हो? ईशान की बात से श्रुति अपने सेंस में आती है। वो ईशान के गाल पर हाथ रख प्यार से बोलती हैं, क्योंकि मम्मा आपके साथ जा रही है ना। और अब नो क्वेश्चन, देखो मम्मा अब रो भी नहीं रही है। ये बोल श्रुति मुस्कुरा देती है, लेकिन ईशान फिर से बोलता है, टीयर्स ऑफ जॉय, मतलब आप हमारे साथ जाने से हैप्पी हो? श्रुति हमें सिर हिला देती है। ईशान श्रुति को हक कर लेता है और कहता है, लव यू मम्मा। श्रुति धीरे से लव यू टू बेबी बोलती है और ईशान के माथे पर किस कर देती है। अरमान ईशान और श्रुति की बॉन्डिंग देख हैरान रहता है। उसे नहीं पता था कि ईशान इतनी जल्दी किसी को अपनी मम्मा एक्सेप्ट कर लेगा और इतना अटैच हो जाएगा। उन्हें देख ऐसा लग ही नहीं रहा था जैसे वो अभी कुछ दिन पहले ही मिले हैं। अंडरस्को श्रुति के सामने तो ईशान ने अपने डैडी को भी इग्नोर कर दिया। अरमान यही सब सोचता हुआ ईशान और श्रुति की तरफ देखता रहता है। पूरे रास्ते ईशान श्रुति से कुछ न कुछ पूछ ही रहा था। श्रुति बड़े प्यार से उसके सारे सवालों के जवाब दे रही थी और अरमान अपनी ही सोच में डूबा हुआ था। लगभग 1 घंटे बाद वो लोग कपूर मैंशन पहुंचते हैं। अरमान कार से उतर मैंशन के अंदर जाने लगता है। तभी दादी माँ कहती है, अरमान बाहर ही रुक जाओ, ये क्या तरीका है, तुम श्रुति को कार में ही छोड़ आए। अरमान पीछे मुड़कर देखता है कि श्रुति अभी भी कार में ही और अपने भारी लहंगे को संभाल कार से उतरने की कोशिश कर रही है। अरमान श्रुति को इग्नोर कर फिर से मैंशन के अंदर जाने लगता है। दादी माँ फिर से कहती है, अरमान हमने कहा ना बाहर ही रुको, तुम श्रुति के बिना घर के अंदर नहीं आ सकते। अरमान को अब इरिटेशन होने लगती है। जो उसके घर वाले हर काम जबरदस्ती करा रहे थे, उसे अब गुस्सा आने लगता है। उसका मूड पहले से ही खराब है। पहले तो ये शादी, फिर ये रस्में जिनको करने में उसे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। वो गुस्से से अपनी मुट्ठी भींच लेता है। इतने में ही श्रुति मैथिली की मदद से कार से उतरकर अरमान के बगल में आकर खड़ी हो जाती है। वो देखती है कि आनंदी जी आरती की थाली लेकर गेट पर खड़ी है और घर के बाकी के सदस्य भी उन्हीं के पास खड़े हैं। श्रुति और अरमान को साथ खड़े देख सबके फेस पर स्माइल आ जाती है, स्माइलिंग फेस। श्रुति और अरमान को साथ खड़े देख सबके फेस पर स्माइल आ जाती है, स्माइलिंग फेस। तभी ईशान अरमान और श्रुति के बीच में उन दोनों का हाथ पकड़कर खड़ा हो जाता है और खिलखिलाते हुए कहता है, डैडी मम्मा चलो अंदर। ईशान को उनके बीच खड़ा देख सब हैरान रह जाते हैं। मैथिली कहती है, ईशान तुम वहां क्या कर रहे हो, इधर आओ तुम अंडरस्को। ईशान नहीं में अपनी गर्दन हिलाता है। मैथिली फिर प्यार से बोलती है, ईशान जब तुम मम्मा डैडी के बीच से हटोगे तभी वो अंदर आएंगे ना। ईशान अरमान और श्रुति की तरफ देखता है, फिर श्रुति का हाथ अरमान के हाथ में पकड़ा वहां से मैथिली के पास चला जाता है। ईशान की हरकत से अरमान और श्रुति दोनों पहले हाथ की तरफ देखते हैं, फिर एक दूसरे के चेहरे की तरफ। फ्लश्ड। मैथिली धीरे से ईशान से कहती हैं, वेल डन लिटिल चैम्प। ईशान ग्रिन थैंक यू बुआ कहता है और दोनों हाई फाई पेपर करते हैं। इससे तो आप लोग समझ गए होंगे ये सब मैथिली का प्लान था जो उसने ईशान से करवाया, वरना ईशान अपने डैडी मम्मा के बीच से इतनी आसानी से हट जाए ये आप सोच भी कैसे सकते हैं। टीयर्स ऑफ जॉय। दादी माँ कहती हैं, चलो बहुत हो गया, अब बहू को अंदर भी आने दो। दादी माँ की बात मान आनंदी जी आगे आकर अरमान और श्रुति को कुमकुम लगाती हैं, फिर दोनों की आरती उतारती है और श्रुति को चावल के कलश को गिराकर घर के अंदर आने को कहती हैं, अंडरस्को। अरमान और श्रुति घर के अंदर आने के लिए आगे बढ़ते हैं। जैसे ही श्रुति चावल के कलश को गिराने वाली होती है, मैथिली कहती है, वेट भाई मेरा नेक कहाँ है, पहले मुझे नेक दे तभी आपकी वाइफ और मेरी भाभी को अंदर आने दूंगी। ये बात मैथिली ऐंठ कर बोलती है, कूल। मैथिली की बात पर सभी हंसने लगते हैं, ग्रिन। मैथिली अरमान के सामने अपना हाथ आगे कर खड़ी हो जाती है।
अरमान पहले मैथिली के हाथ की तरफ देखता है, फिर उसके फेस की तरफ। वो गुस्से से उसकी तरफ देखता है। अंडरस्को मैथिली अरमान का गुस्से पाउटिंग वाला फेस देखकर डर जाती है। वरीब वो जबरदस्ती हंसने की कोशिश करते हुए बोलती है, ही भाभी आप अंदर आ जाए, मैं बाद में भाई से नेग ले लूंगी। ही माहौल को बिगाड़ता देख आनंदी जी भी कहती है, हाँ बेटा तुम अंदर आओ। श्रुति आनंदी जी और मैथिली की बात सुन हल्का सा मुस्कुराती है, फिर जैसा वो बोलती हैं वहीं करती है। श्रुति चावल के कलश को गिरा कुमकुम भुले थाल में अपने पैर रख अपने पैरों की छाप पीछे छोड़ घर में प्रवेश करती है। स्माइल स्माइल। अरमान भी श्रुति के साथ घर में प्रवेश करता है। दोनों एक दूसरे का हाथ थामे हुए ही घर में प्रवेश करते हैं। अंडरस्को सभी श्रुति और अरमान के लिए बहुत खुश होते हैं और ईशान उसके फेस से तो स्माइल हटती ही नहीं है, क्योंकि उसके पास अब मम्मा डैडी दोनों जो है। थोड़ी देर बाद दादी माँ कहती है, अब तुम दोनों चलो, पहले भगवान का आशीर्वाद ले लो, बाकी और काम बाद में। दादी की बात सुन अंडरस्को अरमान जो घर प्रवेश की रस्म ही इरिटेशन में की उसके लिए अब ये सब बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। उसका मन अब एक सेकंड के लिए भी इन सब चीज़ों के लिए रुकने का नहीं था। अंडरस्को वो श्रुति का हाथ छोड़ देता है और जाने लगता है। अरमान को जाता देख दादाजी कहते हैं, अरमान कहाँ जा रहे हो? लेकिन अरमान इस बार किसी की नहीं सुनता। वो श्रुति को अकेला छोड़ अपने रूम की ओर चला जाता है। वहीं श्रुति अरमान के इस तरह अचानक चले जाने से वो पहले अपने हाथ की तरफ देखती है जिसे अरमान ने पकड़ा हुआ था, जो कि अब खाली है। अंडरस्को और फिर कंफ्यूजन में अरमान को जाता हुआ देखती रहती है। उसे तो कुछ समझ ही नहीं आता ये सब हो क्या रहा है, अरमान ऐसे क्यों चला गया। अरमान के इस तरह चले जाने से उसे थोड़ा हर्ट भी होता है। पेंसिव फेस। सभी घर वाले भी अरमान को जाते हुए देखते हैं। जब अरमान उनकी आंखों से ओझल हो जाता है तब सब श्रुति की तरफ देखते जो कंफ्यूजन में खड़ी थी। श्रुति को ऐसा देख सबको उसके लिए सैड फील होता है। पेंसिव फेस। पर वो कुछ नहीं कर सकते थे। अंडरस्को आनंदी जी श्रुति के पास आती हैं और उसके कंधे पर हाथ रख जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहती है, वो श्रुति बेटा, अरमान को कुछ जरूरी काम आ गया होगा इसीलिए वो ऐसे चला गया, तुम फिक्र मत करो। फिर दादी माँ कहती है, हाँ बेटा तुम चिंता मत करो, चलो भगवान का आशीर्वाद ले लो। तभी ईशान कहता है, हाँ मम्मा डैडी ऐसे ही है, पर आप टेंशन मत लो, आपका बेबी है ना आपके साथ। और ईशान श्रुति के पास आकर अपने छोटे छोटे हाथों से श्रुति का वही हाथ पकड़ लेता जिसे अरमान ने पकड़ा था और मुस्कुराते हुए बोलता है, चलो मम्मा। ईशान की बातों से श्रुति मुस्कुरा देती है। बाकी सभी लोग बस प्यार से उन दोनों को देखते रहते हैं। ईशान श्रुति का हाथ पके हुए मंदिर की ओर ले जाता है। बाकी सब भी उनके पीछे आते हैं। मंदिर में श्रुति भगवान के आशीर्वाद लेती है। फिर श्रुति और बाकी सब मंदिर से हॉल में आते हैं जहां श्रुति घर के बड़ों के पैर छू उनका आशीर्वाद लेती है। दादी माँ श्रुति के सिर पर प्यार से हाथ घुमाते हुए कहती है, अब से ये तुम्हारा भी घर है, इसलिए हिचकिचाना मत, अच्छे से रहना। आनंदी जी मैथिली से कहती हैं, मैथिली जाओ श्रुति को उसके रूम में ले जाओ। मैथिली कहती है, जी माँ। और फिर श्रुति की तरफ देख कहती हैं, चलो भाभी। ईशान कहता है, मैं भी चलूंगा, ग्रिन हूँ, तुम्हारी बात को तो कोई मना भी नहीं कर सकता, चलो। ये कह मैथिली ईशान का हाथ पकड़ लेती है। फिर मैथिली श्रुति को उसका रूम दिखाने ले जाती है। मैथिली, श्रुति और ईशान तीनों एक बड़े से रूम में आते हैं। मैथिली कहती है, भाभी ये रहा आपका और भाई का रूम। श्रुति रूम के चारों ओर देखती है। अंडरस्को मैथिली पूछती है, भाभी कैसा लगा रूम आपको? श्रुति कहती, बहुत अच्छा है, स्माइलिंग फेस। मैथिली मजाकिया अंदाज में बोलती है, अच्छा होगा कैसे नहीं, हमने खासकर ये रूम भाई और आपके लिए जो रेडी करवाया है। विंकिंग फेस ग्रिन। मैथिली की बात से श्रुति थोड़ी शर्मा जाती है। जो मैथिली देख लेती है वो हंसने लगती है, ग्रिन ग्रिन ग्रिन। फिर कहती है, अच्छा भाभी अब आप आराम करो, अगर कोई ज़रूरत पड़े तो मुझे आवाज़ लगा देना या किसी मेट को बोल देना, मैं जाती हूँ अब। स्माइल। ईशान, ये ईशान कहाँ गया? मैथिली बोलती है। पीछे से ईशान की आवाज़ आती है, बुआ मम्मा मैं यहाँ हूँ, ग्रिन। श्रुति, मैथिली ईशान की तरफ देखते हैं जो बेड पर लेटा हुआ था। ईशान को देख मैथिली कहती है, तुम वहाँ क्या कर रहे हो, चलो मेरे साथ, मम्मा को आराम करने दो। अंडरस्को तो ईशान मुँह फुलाकर बोलता है, नो मुझे मम्मा के पास रहना है। ईशान की बात सुन श्रुति कहती है, रहने दीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ईशान के मेरे पास रहने से, बल्कि मुझे तो उसके साथ और अच्छा लगता है। तो मैथिली कहती है, नहीं भाभी ये आपको बिल्कुल भी आराम नहीं करने देगा। बीच में ईशान मैथिली की तरफ देखते हुए कहता है, मम्मा को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ही बुरे हो बुआ। स्मक। तो मैथिली कहती है, अच्छा मैं बुरी हूँ, ठीक है। फिर मैथिली इतराते हुए बोलती है, मेरे पास चॉकलेट है बहुत सारी, मैंने सोचा तुम्हें दूँ, लेकिन तुम तो आना ही नहीं चाहते मेरे साथ और मुझे बुरी भी बोल रहे हो, अब तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। चॉकलेट का नाम सुन ईशान झट से बोलता है, सॉरी बुआ, आप तो अच्छी बुआ है ना, मैं चलूंगा ना आपके साथ, ग्रिन ग्रिन। तो मैथिली कहती हैं, तो चलो फिर। मैथिली और ईशान रूम से चले जाते हैं।
श्रुति उनके जाने के बाद रूम का गेट लगाती है, फिर बैग से एक साड़ी लेकर वॉशरूम में चेंज करने चली जाती है। कुछ देर बाद श्रुति चेंज कर वॉशरूम से निकलती है। उसने येलो कलर की साड़ी पहनी थी जिसमें वो बहुत सुंदर लग रही थी। श्रुति बेड पर सिर टिकाकर बैठती है और गहरी सांस लेती है, फिर अपने हाथ की तरफ देखती है जिसे अरमान ने जोर से पकड़ा था, जो कि अभी भी हल्का रेड था। वो कुछ देर अपने हाथ को ही देखती रहती है, फिर कुछ सोच अपना मोबाइल उठा अपने भाई राहुल को कॉल करती है। थोड़ी देर राहुल और रेखा से बात कर वो कॉल रख देती है। कॉल रख देने के बाद श्रुति एक बार फिर पूरे रूम को देखती है और सोचती है मैथिली ने कहा ये उसका और अरमान का रूम है, फिर अरमान कहाँ है और उसका कोई सामान भी नहीं है यहाँ, और अरमान का ऐसे अचानक से चले जाना। यही सब सोचते हुए उसकी आंख लग जाती है। शाम 7 बजे सभी लोग हॉल में बैठे बातें कर रहे थे, बस अरमान और ईशान नहीं थे। श्रुति भी सबके साथ वही बैठी हुई थी। तभी एक नौकर एक बैग लेकर सीढ़ियों से उतरता है और बाहर की ओर जाने लगता है। अनुज जी उस नौकर से कहते हैं रुको, और उससे पूछते हैं ये किसका बैग है और कहाँ लेकर जा रहे हो। तो वो नौकर बोलता है सर ये ईशान बाबा का सामना है, अरमान सर ने गाड़ी में रखने को कहा है। श्रुति को छोड़ बाकी सभी लोग नौकर की बात सुन हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो समझ जाते हैं कि अरमान क्या कर रहा है। तभी अरमान ईशान का हाथ पकड़े हुए नीचे आता है। अरमान और ईशान को आता देख सब खड़े हो जाते हैं। अरमान नौकर को ईशान के सामान के साथ खड़े देखता है तो कड़ी आवाज में कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुमने अभी तक सामान कार में क्यों नहीं रखा। नौकर डरते हुए बोलता है सॉरी सर। उसके बाद वो बैग उठा बाहर की ओर चला जाता है। अरमान भी ईशान के साथ बाहर की ओर जाने लगता है। तभी दादाजी थोड़े कड़ी आवाज में कहते हैं अरमान रुको, कहाँ जा रहे हो तुम। अरमान रुक जाता है और दादाजी की तरफ देखता है, फिर बोलता है आप तो ऐसे पूछ रहे हैं दादाजी जैसे आप लोगों को कुछ पता ही न हो। स्मर्क अपने घर जा रहा हूँ दादाजी अरमान की बात सुन हैरानी से कहते हैं ये क्या तरीका है बात करने का। अरमान कहता है दादाजी मैं बहस करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ और मैं जा रहा हूँ। अब की बार दादाजी गुस्से से कहते हैं अरमान तुम बात को बढ़ता देख। आनंदी जी टेंशन से बोलती हैं अरमान ये तुम क्या बोल रहे हो, ये तुम्हारा ही घर। और अरमान आनंदी जी की बात को बीच में ही काटते हुए कहता है व्हाट मुझे नहीं रहना है यहाँ। आनंदी जी फिर कहती हैं बेटा आज तो रुक जाओ, देखो रात भी होने वाली है। अरमान को इतनी रोक टोक से अब चिढ़ होने लगती है। वो गुस्से से बोलता है मैं 1 हफ्ते से आप सबकी नौटंकी देख और फालतू की बातें सुन रहा हूँ, अब मैं यहाँ 1 सेकंड भी नहीं रुकना चाहता। पर बेटा माँ प्लीज मुझसे अब ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा है ये बोल अरमान फिर से बाहर की ओर जाने लगता है। तभी ईशान अरमान का हाथ खींचते हुए श्रुति की ओर देखते हुए बोलता है डैडी मम्मा। ईशान की बात सुन अरमान रुक जाता है। उसे अब रियलिटी हिट करती है कि वो अब अकेला नहीं, वरना वो तो श्रुति को भूल ही गया था। वो बिना भाव के श्रुति की तरफ देखता है जो कंफ्यूजन में उसे ही देख रही थी। अरमान फिर श्रुति से कहता है मैं बाहर कार में वेट कर रहा हूँ, जल्दी आओ तुम। इतना बोल अरमान ईशान के साथ वहां से बाहर की ओर चला जाता है। श्रुति अभी भी वैसे ही कंफ्यूजन में खड़ी थी, उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था ये सब हो क्या रहा है। नौटंकी, फालतू बातें, मैं अपने घर जा रहा हूँ। यही सब सोचते हुए वो अरमान और ईशान को जाता हुआ देखती रहती है। बाकी सभी लोग अरमान के बिहेवियर से अच्छे से वाकिफ है। वे समझ जाते हैं अरमान अब उनकी बात नहीं सुनेगा और न ही यहाँ रुकने वाला है, और अगर श्रुति अभी बाहर नहीं गई तो अरमान श्रुति को साथ लिए बगैर ही चला जाएगा इसलिए वे श्रुति को अरमान के साथ जाने को बोलते हैं। श्रुति सबकी बात सुन कहती है, पर इससे पहले श्रुति आगे बोलती आनंदी जी बोलती है बेटा हम जानते हैं तुम्हारे मन में बहुत से सवाल है कि ये सब क्या हो रहा है, पर अभी ये सब बात करने का समय नहीं है। मैं तुम्हें सब बताऊंगी पर तुम अभी अरमान के साथ जाओ, मैं तुम्हारा सामान ड्राइवर से भिजवा दूंगी। श्रुति आनंदी जी की बात मान सिर्फ हाँ में सिर हिला देती है, फिर बाहर की ओर चली जाती है। श्रुति बाहर आती है तो देखती है अरमान और ईशान सामने ही कार में बैठे हुए उसका वेट कर रहे हैं। वो कार के पास जाती है और ईशान की साइड वाला कार का गेट खोल उसके बगल में बैठ जाती है। अरमान ड्राइवर को चलने के लिए कहता है। इसके बाद अरमान की कार कपूर मैंशन से बाहर निकल जाती है। वहीं कपूर मैंशन में श्रुति के जाने के बाद अनुज जी दादाजी से कहते हैं पापा देखा आपने इस लड़के का बिहेवियर, आपने ने कहा था एक बार शादी हो जाने दो वो बदल जाएगा, इसका ऐसा व्यवहार देखकर लगता है ये बदलेगा। हमेशा गुस्से में रहना, किसी की एक बात ना मानना, बस अपनी मर्जी चलाना, और आगे भी अगर इसका ऐसा ही व्यवहार रहा ना तो श्रुति इन सब में पिसती जाएगी। आपने देखा न गृह प्रवेश के बाद जब वो उसे छोड़कर चला गया तो कैसे श्रुति का चेहरा मुरझा गया था। मुझे तो लगता ऐसा ही चलता रहा न तो ये लड़का अपनी तरह श्रुति को भी बना देगा। बस करो, ये आप क्या बोले जा रहे हैं, आनंदी जी कहती हैं।
तो अनुज जी फिर बोलते हैं अंडरस्को, सही ही बोल रहा हूँ, इसलिए मैंने पहले ही कहा था ये शादी मत करवाओ। ये बोल अनुज जी वहां से चले जाते हैं। दादाजी अनुज जी की बात पर कुछ नहीं कहते हैं। वो बस शांत बैठे हुए थे और मन में सोच रहे थे। मुझे पूरा विश्वास है श्रुति अरमान को बदल देगी, फिर से अरमान को पहले वाला अरमान बना देगी, बस थोड़ा समय लगेगा। तभी आनंदी जी बोलती हैं, पापा इनके तरफ से मैं माफ़ी मांगती हूँ अंडरस्को। तो दादाजी कहते हैं कोई बात नहीं बहू। इसके बाद आनंदी जी मैथिली को श्रुति के रूम में उसका सामना पैक करने के लिए भेज देती है और खुद किचन में डिनर के लिए तैयारी करने लगती है तथा दादाजी और दादी माँ वहीं हॉल में बैठे हुए कुछ बातें करने लगते हैं। दूसरी तरफ अरमान, श्रुति, ईशान अभी भी रास्ते में थे। बाहर सड़क में बहुत शोर था, लेकिन अरमान की कार में एकदम शांति थी। अरमान अपने मोबाइल में कुछ कर रहा था, श्रुति ईशान के सर को सहला रही थी। क्योंकि ईशान श्रुति की गोद में सर रख सो चुका था अंडरस्को, इसीलिए इतनी शांति थी, वरना ईशान के होते हुए शांति। टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय। कुछ समय बाद उनकी कार अरमान के बंगलों के सामने रुकती है अंडरस्को। अरमान, श्रुति दोनों कार से उतरते हैं। ईशान सो रहा था, इसलिए अरमान उसे अपनी गोद में ले लेता है। अरमान ड्राइवर को ईशान का सामना अंदर रखने को बोलता है अंडरस्को। वो एक बार श्रुति की तरफ देखता है जो इधर उधर देखते हुए उस जगह को देख रही थी। फिर अरमान ईशान को गोद में लिए हुए ही बंगले के अंदर जाता है। श्रुति भी सारी चीज़ों गौर को देखते से हुए धीरे धीरे अरमान के पीछे जाती है। अरमान अंदर आकर सबसे पहले ईशान को लेटाने के लिए उसके रूम में जाता है। श्रुति अंदर आती है तो देखती है कि अरमान ईशान को लिए हुए सीढ़ियों से ऊपर की ओर जा रहा था। श्रुति के पीछे ड्राइवर भी आता है। वो हॉल में ईशान का बैग रख श्रुति से कहता है, मैम ईशान बाबा का सामना, अब मैं जाता हूँ। श्रुति बस हाँ कर देती है। ड्राइवर के जाने के बाद श्रुति पूरे घर में अपनी नज़रें घुमा कर देखती है। फिर वो भी सीढ़ियों से ऊपर जाने लगती है, ये सोचकर कि अरमान इधर ही गया है। श्रुति ऊपर आती है तो उसे अरमान और ईशान कहीं नहीं दिखते। वो इधर उधर देखने लगती है। वो सीधी के लेफ्ट साइड जाती है जहां उसे 2 रूम दिखाई देते हैं। उसे समझ नहीं आता अरमान और ईशान किस रूम में है। अंडरस्को वो पहले वाले रूम की तरफ जाती है, ये सोचकर कि शायद वे यहाँ हो सकते हैं। वो रूम के गेट के पास आती है और जैसे ही रूम का गेट खोलने वाली होती है तभी पीछे से किसी की गुस्से से आवाज आती है, रुको अंडरस्को, रुको। अचानक किसी की आवाज सुन श्रुति चौंक जाती है। वो पीछे मुड़ती है और देखती है कि अरमान गुस्से से उसी की तरफ देख रहा है। गुस्से की वजह से उसका चेहरा एकदम लाल हो जाता है। इस वक्त वो हैंडसम कूल अरमान कम बल्कि किसी शैतान स्माइल विद हॉर्न्स की तरह ज्यादा दिख रहा था। लुक ऑफ ट्रायम्फ, लुक ऑफ ट्रायम्फ, कोष्टक 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 डॉट 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 डॉट। जब अरमान ईशान को उसके रूम में सुला ईशान के रूम से बाहर निकलता है तो वह देखता है कि श्रुति उसके और स्नेहा के रूम में जा रही है। उसे ये देख गुस्सा आ जाता है कि श्रुति बिना उससे पूछे उसके और स्नेहा के रूम में जा रही है। उसे ऐसा लगता है कि श्रुति स्नेहा की जगह लेने जा रही है, इसलिए उसका गुस्सा और बढ़ जाता है और जैसे ही श्रुति उसके रूम का गेट खोलने वाली होती है वो उसे रोक देता है। श्रुति अरमान को इतने गुस्से में देख डर जाती है। अरमान श्रुति की तरफ आता है और गुस्से से उसे घूरते हुए बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस रूम में जाने की। श्रुति अरमान के ऐसे बोलने से और डर जाती है, लेकिन वो अपने डर को अपने चेहरे पर नहीं दिखने देती और अरमान की आंखों में देखते हुए कहती है, वो मुझे लगा आप और ईशान इस रूम में है, मैं जानबूझकर नहीं जा रही थी। श्रुति का ऐसे उसके आंखों में देख जवाब देने से अरमान एक पल के लिए शोक फ्लश्ड हो जाता है। वो सोचता है ये मुझे जवाब दे रही है, वो भी ऐसे, इसे मुझसे डर नहीं लग रहा। ये सोचते हुए अरमान ये भी भूल जाता है कि वो अभी गुस्से में है। श्रुति अरमान को ऐसे खोए हुए देख उसके फेस के सामने चुटकी बजाते हुए कहती है, हेलो कहाँ खो गए आप। अरमान अपने सेंस में आता है अंडरस्को, लेकिन श्रुति का इस तरीके से उससे बात करने से फिर शॉक्ड हो जाता है। उसे यकीन नहीं हो रहा था श्रुति उससे इस तरह से बात कर रही है। वो श्रुति से 2 दिन पहले मिला है, ऑलमोस्ट ज़्यादा टाइम वो दोनों साथ में रहे हैं। भले उन दोनों ने आपस में कोई बात नहीं की हो, पर श्रुति को देख अरमान को लगा नहीं था वो जब बोलेगी तो ऐसे बोलेगी। उसे लगा था श्रुति एकदम सीधी साधी चुपचाप रहने वाली लड़की है, पर ये तो उसके अपोजिट निकली। श्रुति अरमान को फिर से खोए हुए देख बोलती है, फिर से कहाँ खो गए आप, बोलिए कुछ। अरमान अपनी सोच से तो बाहर आ जाता है, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। पहली बार अरमान को शब्द नहीं मिल रहे थे। जिस अरमान के सामने सबकी बोलती बंद हो जाती है अंडरस्को, आज उसकी बोलती बंद हो गई, वो भी एक लड़की के सामने, आई मीन वाइफ। फ्लश्ड। अरमान कुछ बोलने वाला होता है तभी श्रुति अरमान से पूछती है, हमारा रूम कौन सा है अंडरस्को। अरमान बोलता है, क्या हमारा? तो श्रुति कहती है, हाँ आपका और मेरा, हमारा रूम। स्माइलिंग फेस। श्रुति की बात सुन अरमान बोलता है, यहाँ मेरे और तुम्हारे बीच हमारा कुछ भी नहीं है, तुम हो और मैं हूँ। फिर अरमान ईशान के रूम की तरफ हाथ दिखा कहता है, तुम्हारा रूम वो है।
अरमान और ईशान का रूम आजू बाजू है। जब अरमान श्रुति को उसके रूम में जाने से रोकता है तब वह ईशान के रूम के गेट के बाहर ही खड़ा होता है, जिससे श्रुति समझ जाती है कि अरमान इसी रूम से निकला है और ईशान को उसने इसी रूम में सुलाया है, मतलब वो रूम ईशान का है। श्रुति पहले ईशान के रूम की तरफ देखती है, फिर अरमान की तरफ देख कहती अंडरस्कोप पर वो तो ईशान का रूम है ना। अरमान कहता है हाँ वो ईशान का रूम है और अब से तुम्हारा भी, तुम ईशान के साथ उसके रूम में रहोगी अंडरस्कोप। अरमान की बात सुन श्रुति हैरान हो जाती है। वो अरमान से कहती है मैं ईशान के रूम में क्यों रहूं, हम दोनों की शादी हुई है, इस हिसाब से हम दोनों को साथ। इससे पहले श्रुति आगे कुछ कहती, अरमान गुस्से से बोलता है लिसन अंडरस्कोप, मेरे सामने ज़्यादा स्मार्ट मत बनो और मुझे बहस करने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। एंड एक बात मैं और तुम्हें क्लियर कर दूं, ये शादी मैंने सिर्फ ईशान के लिए की है क्योंकि उसे मम्मा चाहिए थी, लेकिन इस शादी को लेकर तुम मुझसे कोई एक्सपेक्टेशन मत रखना, मेरे और तुम्हारे बीच कभी कोई रिश्ता नहीं हो सकता। एंड लास्ट, अरमान अपने रूम की तरफ इशारा कर श्रुति से कहता है ये मेरा रूम है, तुम इस रूम और इस रूम की चीज़ों से दूर ही रहना, वही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। ये सब बोल अरमान गुस्से से अपने रूम में चला जाता है और रूम का गेट जोर से बंद कर लेता है। श्रुति हैरानी से अरमान की बातें सुनती रहती है। अरमान की बातें सुन उसका तो दिमाग ही काम करना बंद कर देता है। उसने सोचा भी नहीं था अरमान ऐसा कुछ कहेगा। श्रुति को अरमान की बातों से बहुत हट होता है। अरमान के जाते ही श्रुति के आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे अरमान के साथ उसका रिश्ता शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। वो आंखों में आंसू लिए अरमान के रूम के दरवाजे की तरफ देखती रहती है। कुछ देर तक श्रुति ऐसे ही खड़ी रहती है, फिर धीरे धीरे भारी मन से वो ईशान के रूम की तरफ जाने लगती है। अंडरस्कोप, श्रुति ईशान के रूम में अंदर आती है। उसके आंखों से अभी भी आंसू बह रहे थे पर उसके फेस पर कोई भाव नहीं थे। वो एक नज़र ईशान को देखती है जो कि बेड पर सो रहा था। फिर वो वॉशरूम में आती है। वॉशरूम का गेट बंद कर वो वहीं गेट के सहारे अपना सिर टिका बैठ जाती है। उसके फेस पर अभी भी कोई भाव नहीं थे, लेकिन उसके आंसू भी नहीं रुके। श्रुति कुछ देर ऐसे बैठे रहने के बाद वो अपने में ही धीरे से बोलती है मेरे साथ ही हर बार ऐसा क्यों होता है। अंडरस्कोप, भले मैंने इस शादी के लिए हाँ अपने भाई भाभी की खुशी के लिए की थी, लेकिन अंडरस्कोप मैंने इस शादी को दिल से अपनाया था। अंडरस्कोप, मैं अपने पास्ट को भूला, अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहती थी, लेकिन सब खत्म हो गया। मैं भी चाहती हूँ कोई मुझे प्यार करे, कोई मेरी पसंद नापसंद का ख्याल रखे, कोई हो जिसे मेरे रोने हंसने से फर्क पड़े, लेकिन यहाँ कोई नहीं है जो मुझे समझे। अरमान ने कितनी आसानी से कह दिया कि मेरे और उनके बीच कभी कोई रिश्ता नहीं हो सकता। उन्होंने तो अपना डिसीजन सुना दिया, लेकिन मैं क्या चाहती हूँ उसका क्या। अंडरस्कोप, मेरी लाइफ पहले भी ऐसी थी और आज भी वैसी है। ये सब बोलते हुए श्रुति की आंखों से आंसू बहते रहते हैं। उसके अंदर जितना भी दर्द था वो निकाल रही थी, लेकिन उसका चेहरा अभी भी भावहीन था, जैसे वो अपने दर्द को अपने चेहरे पर न दिखाना चाहती। तो कोष्टक श्रुति यही सब बुदबुदाते हुए अपने पास्ट के बारे में सोचने लगती है। कैसे वो अपने भाई भाभी के साथ खुश थी, सारी टेंशन परेशानी से दूर, बस हमेशा मस्ती करते रहना और हंसते मुस्कुराते रहना। जब उससे कोई पूछता तुझे कोई टेंशन नहीं होती है क्या, तू हमेशा मस्ती की मूड में रहती है और हमेशा स्माइल करती रहती है। तो श्रुति कहती थी टेंशन किस बात की टेंशन, एक ही तो लाइफ है, और अगर इसको भी रोने धोने और टेंशन में बिता दिया न तो हो गया, फिर क्या लाइफ जी मैंने। इसलिए मैं सारी टेंशन को साइड कर मस्ती करते खुशी से अपनी लाइफ जी रही हूँ। अंडरस्कोप, और मेरे फेस से ये स्माइल कभी जाएगी भी नहीं, क्योंकि किसमें है इतनी हिम्मत जो श्रुति अरोड़ा से पंगे ले और उसे रुला सके। लेकिन श्रुति की ये सारी बातें झूठी साबित हो गई जब उसकी लाइफ में एक राक्षस ने एंट्री ली, अंशुल खन्ना, जिससे श्रुति की शादी हो जाती है। जिस दिन श्रुति की शादी अंशुल से होती है उसी दिन से श्रुति की लाइफ बिल्कुल बदल जाती है। कोष्टक श्रुति एक डिवोर्सी लड़की है। ये बात अरमान और पूरे कपूर परिवार को पता है, लेकिन श्रुति का डिवोर्स क्यों हुआ, किस वजह से हुआ, ये बात किसी को नहीं पता, सिर्फ श्रुति के भाई भाभी को छोड़। अंडरस्कोप, श्रुति की पहली शादी अंशुल खन्ना से होती है। वह एक साइको था। श्रुति को और राहुल रेखा को उसके साइकोपन की खबर न थी, न उसके बारे में उन्हें ऐसा कुछ नहीं सुना था, और वो देखने में सही ही लगता था। इसलिए श्रुति, राहुल, रेखा किसी को भी उस पर जरा सा भी शक न हुआ कि वो साइको है। श्रुति से शादी हो जाने के बाद अंशुल ने अपना असली चेहरा दिखाया। वो श्रुति को टॉर्चर करता, उसके साथ जबरदस्ती करता, उसे मारता, जिसके निशान आज भी श्रुति के शरीर पर है। अंडरस्कोप, श्रुति उसके सामने रोती गिड़गिड़ाती कि वो उसे छोड़ दे, लेकिन वो कहते हैं न साइको किसी की तकलीफ दर्द को नहीं देखते, उसे बस अपने आप को सेटिस्फाई करना होता है। उसने श्रुति को एक कमरे में बंद कर दिया था। श्रुति ने जब उसके बारे में राहुल रेखा से बताने की कोशिश की तो उसने श्रुति को धमकाया कि अगर उसने उसके बारे में किसी को कुछ भी बताया तो वो राहुल रेखा को मार डालेगा। श्रुति इस डर से कहीं वो उसके भाई भाभी कुछ कर न दे चुप रहती है। श्रुति ने कई बार भागने की भी कोशिश की, लेकिन अंशुल हर बार उसे पकड़ लेता।
उसने श्रुति की लाइफ हेल बनाकर रख दिया था और श्रुति कुछ नहीं कर पा रही थी रोने गिड़गिड़ाने के सिवा। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। श्रुति को ऐसा लगने लगता है उसकी लाइफ अब ऐसे ही रहेगी, वो इस साइको से कभी नहीं बच पाएगी, उसकी पूरी जिंदगी एक कमरे में बंद रहे गुजर जाएगी। श्रुति को साइको अंशुल के साथ रहते हुए 3 महीने हो जाते हैं, लेकिन उसकी लाइफ में कुछ नहीं बदलता है। इन 3 महीनों में वो अपने भाई भाभी से एक बार भी नहीं मिली थी। जब भी राहुल रेखा श्रुति को मिलने के लिए कहते वो बहाने बना देती या बात को टाल देती। लेकिन एक दिन राहुल और रेखा श्रुति के घर आ जाते हैं उससे मिलने। वो श्रुति और अंशुल को नहीं बताते हैं कि वो लोग उनके घर आ रहे हैं। और उसी दिन राहुल रेखा को अंशुल की सच्चाई पता चलती है, क्योंकि उन्हें अंशुल को श्रुति को मारते हुए देख लिया था। अंशुल की सच्चाई जानने के बाद राहुल रेखा श्रुति को अपने साथ ले जाते हैं और अंशुल के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट कर देते हैं। पुलिस अंशुल को गिरफ्तार कर लेती है और वो श्रुति का उस साइको से डिवोर्स भी करा देते हैं। राहुल और रेखा श्रुति को उस साइको से तो बचा लाते हैं, लेकिन वो हंसती मुस्कुराती श्रुति को खो देते हैं। पहले जिस श्रुति के फेस से स्माइल जाती नहीं थी, अब वो श्रुति बड़ी मुश्किल से मुस्कुराती थी। अंशुल खन्ना तो उसकी लाइफ से चला गया था, लेकिन वो श्रुति को ऐसे धाव देकर गया जो कभी न मिट सके। श्रुति चुप चुप रहने लगी। राहुल रेखा बहुत कोशिश करते श्रुति को खुश करने की, लेकिन वो नाकामयाब हो जाते। ऐसे ही दिन, हफ्ते, महीने फिर साल बीतते जाते हैं। समय के साथ श्रुति धीरे धीरे सब भूलने लगी और फिर से हंसने मुस्कुराने लगी। ये कहो पहले वाली श्रुति फिर वापस आ गई। लेकिन राहुल और रेखा जब भी उससे लाइफ में आगे बढ़ने, दूसरी शादी के बारे में बात करते। श्रुति अपने पास्ट की वजह से शादी के नाम से ही डर जाती थी, इसलिए वो हर बार शादी के लिए मना कर देती थी। श्रुति पहले जैसे नॉर्मल तो हो गई थी, लेकिन वो अपने पास्ट की वजह से आगे नहीं बढ़ पा रही थी। श्रुति अपने पास्ट को याद कर जोर से रोने लगती है। वो कुछ घंटे ऐसे ही रोते हुए बैठी रहती है, लेकिन फिर कुछ सोच वो अपने आंसू पोंछ उठती है और वॉश बेसिन के पास जाकर पानी से अपना फेस वॉश करती। वह मिरर में अपने आप को देखती है तो उसके आंखों से आंसू फिर से निकलने लगते हैं, लेकिन इस बार श्रुति अपने आंसू पोंछती हुई बोलती है, नो श्रुति, तुझे रोना नहीं है, रोने तुझे कुछ नहीं मिलेगा, तू स्टोर बन। हर बार ऐसे ही कोई आकर मुझ पर अपनी मर्जी नहीं चला सकता। इस बार मैं कमजोर नहीं पड़ूंगी। जो मेरे साथ पास्ट में हुआ उसे मैं दोहराने नहीं दूंगी। मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाली। आज आपने अरमान ये कहा कि हमारे बीच कभी कोई रिश्ता नहीं हो सकता, लेकिन रिश्ता तो हमारा जुड़ चुका है। आप कितना भी इनकार कर ले, लेकिन मैं आपकी वाइफ हूँ, ये सच कोई नहीं बदल सकता। एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन आप खुद मुझसे अपने सारे रिश्ते जोड़ेंगे। ये श्रुति आपका पीछा नहीं छोड़ने वाली। बहुत अकड़ है ना आप में, और श्रुति को ऐसे एक दो लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। जिस चीज पर मेरा हक है उसे मैं लेकर रहूंगी। मिस्टर अरमान कपूर, चाहे ये घर हो, आपका रूम, या आप खुद क्यों ना हो। स्मग। ये बात श्रुति एटीट्यूड से बोलती है। फिर वो अपना फेस वॉश कर वॉशरूम से रूम में आती है। श्रुति रूम में आती है तो पहले पूरे रूम को देखती है। पूरे रूम में ईशान की सारी चीजें होती है। फिर वो ईशान की तरफ देखती है जो कि अपने लिप्स के पाउडर बनाकर सो रहा था। श्रुति ईशान के पास जाती है और उसके बगल में ही लेट जाती है। फिर वो प्यार से ईशान के माथे पर किस करती है। श्रुति के किस करने से ईशान कसमसाता है और वो नींद में ही अपने छोटे छोटे हाथों से श्रुति को हक कर लेता है। ईशान के ऐसे करने से श्रुति मुस्कुरा देती है। फिर वो भी ईशान को हक कर लेती है। फिर अपनी आंखें बंद कर लेती है। सारे दिन की थकावट और रोने की वजह से श्रुति को जल्दी ही नींद आ जाती है। तो वहीं दूसरी तरफ अरमान गुस्से से अपने रूम में आता है। वो बेड पर बैठता है, पहले एक ग्लास पानी पीता है, अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। फिर वो स्नेहा की फोटो की तरफ देखता है जो कि दीवार पर लगी हुई थी। अरमान उठकर स्नेहा की फोटो के पास जाता है। उस फोटो पर अपना हाथ रख साफ सी आवाज में बोलता है, देखा स्नेहा, मैंने तुमसे कहा था ना, मैं तुम्हारी जगह किसी और को कभी नहीं दूंगा, और मैंने वो कर दिखाया। मैंने श्रुति को हमारे रूम में नहीं आने दिया और उससे साफ साफ कह दिया कि मेरे और उसके बीच कभी कोई रिश्ता नहीं हो सकता। ये बोलते हुए न जाने क्यों अरमान को अच्छा नहीं लग रहा था, पर वो ये इग्नोर कर देता है। फिर वो आगे बोलता है, तुम अपने अरमान से नाराज तो नहीं होना। ये बोलते हुए अरमान के आंखों से आंसू निकल जाते हैं, लेकिन वो अपना सर झटक उन आंसुओं को पोंछ देता है और स्नेहा की फोटो को निहारता रहता है। थोड़ी देर बाद अरमान बालकनी में जाता है और वह मुस्कुराते हुए आसमान के तारों को देखने लगता है और मन में बोलता है, मैं जानता हूं तुम मुझे देख रही हो। कुछ देर ऐसे ही अरमान उन तारों को देखता रहता है। फिर रूम में आकर स्नेहा की फोटो को अपने सीने से लगा बेड पर लेट जाता है, लेकिन उसे नींद नहीं आती है। वो ऐसे ही लेटा रहता है, कल से लेकर आज तक जो कुछ भी हुआ वही सब सोचते हुए। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले दिन सुबह, श्रुति सोकर उठती है तो उसकी नज़र सबसे पहले ईशान पर ही पड़ती है। वो प्यार से अपने हाथों से ईशान के गाल को सहलाती है। फिर वो बेड से उठती है और वॉशरूम में चली जाती है। अपना मॉर्निंग रूटीन कर वॉशरूम से निकलती है। श्रुति ने अभी भी कल की साड़ी पहनी हुई थी, क्योंकि अभी तक उसका सामान कपूर मैंशन से नहीं आया था। श्रुति वॉशरूम से निकल ईशान की तरफ देखती है जो अभी भी सो रहा था।
तो वो ईशान को सोने देती है और खुद नीचे चली जाती है। श्रुति नीचे हॉल में आती है तो उसे कुछ आवाज़ें आती है। वो इधर उधर देखने लगती है, फिर वो जहाँ से आवाज़ आ रही थी उस ओर जाती है तो वो देखती है कि ये तो किचन है और एक लड़की कुछ बना रही थी। श्रुति मन में सोचती है, पर ये लड़की है कौन? श्रुति ये सोच ही रही थी कि वो लड़की श्रुति को वहां देख लेती है। वो श्रुति से कहती है, गुड मॉर्निंग मैम। श्रुति उस लड़की के बोलने के से अपने सोच से बाहर आती है और बोलती है, गुड मॉर्निंग, पर तुम हो कौन और यहाँ क्या कर रही हो? तो वो लड़की कहती है, मैम नाम सुमन है और मैं यहाँ पर काम करती हूँ। तो श्रुति कहती है, अच्छा, पर कल तो तुम यहाँ नहीं थी। सुमन कहती है, वो मैम अभी 1 वीक से अरमान सर और ईशान बाबा यहाँ पर नहीं थे तो मैं छुट्टी पर थी। कल जब बड़ी मैम ने कॉल कर बताया कि आप आ रही हैं तो मैं आज से काम पर आ गई। श्रुति कहती है, अच्छा ओके। इतना बोल श्रुति वहीं किचन में सब देखते हुए खड़ी रहती है। श्रुति को ऐसे खड़े देख अंडरस्को सुमन श्रुति से पूछती है, मैम आपको कुछ चाहिए? श्रुति कहती, नहीं, और तुम मुझे ये बार बार मैम क्यों बोल रही हो? ऐसा लग रहा है मैं किसी स्कूल की टीचर हूँ। सुमन श्रुति की बात पर हंस देती है और कहती है, मैम आप यहाँ की मालकिन हैं और मैं यहाँ काम करती हूँ तो इसलिए। तो श्रुति फिर बोलती है, तो तुम मुझे कुछ और नाम से बुला सकती हो, ये मैम मुझे अच्छा नहीं लग रहा। सुमन कहती है, आपके ही बता दीजिए मैम, आप जो बोलेंगी मैं आपको उस नाम से बुलाऊंगी। श्रुति कुछ सोचने लगती है, फिर श्रुति मुस्कुराते हुए सुमन से कहती हैं, तुम मुझे दीदी बोल सकती हो, वैसे भी तुम मुझसे छोटी लग रही हो। तो सुमन भी मुस्कुराते हुए बोलती है, ओके दीदी। इसके बाद सुमन श्रुति से पूछती है, दीदी ईशान बाबा जाग गए? नहीं, क्यों, क्या हुआ? श्रुति सुमन से पूछती है अंडरस्को। तो सुमन कहती है, कुछ नहीं दीदी, वो ईशान बाबा को स्कूल के लिए रेडी करना है इसलिए। इतना बोल सुमन वहां से जाने लगती है। श्रुति उसे रोक फिर से पूछती है, तुम कहाँ जा रही हो? सुमन कहती है, ईशान बाबा को रेडी करने अंडरस्को। सुमन की बात सुन श्रुति कहती है, मैं ईशान को रेडी कर दूंगी, तुम यहीं ही रुको। सुमन बोलती है, ओके दीदी। इसके बाद श्रुति रूम में आती ईशान को जगाने के लिए। श्रुति रूम में आती है तो देखती है ईशान अभी भी सो रहा है। श्रुति ईशान को अभी भी सोता हुआ देख अविश्वास से अपना सिर हिलाती है। फिर श्रुति जाकर बेड पर ईशान के बगल में बैठती है और ईशान के माथे पर किस करते हुए कहती है, गुड मॉर्निंग बेबी, उठ जाओ, अब स्कूल नहीं जाना क्या आपको? ईशान अपनी क्यूट सी आवाज में कहता है, ओह मम्मा थोड़ी देर और। श्रुति ईशान की बात पर मुस्करा दे देती है और कहती है, बेबी उठ जाओ, नहीं तो आप स्कूल के लिए लेट हो जाओगे। लेकिन ईशान फिर भी नहीं उठता। जब ईशान नहीं उठता तो श्रुति कुछ सोचती है, फिर वो कहती है, ओके तुम नहीं उठ रहे ना, फिर बाद में मुझसे ये मत बोलना मम्मा आपने ये किया। इतना बोलते ही श्रुति ईशान को गुदगुदाई करने लगती है। ईशान जो जब से सोने का नाटक कर रहा था जोर जोर से हंसने लगता है और हंसते हुए कहता है, हा हा मम्मा, हा हा सॉरी, हा मैं तो जाग ही रहा था, हाँ बस सोने का नाटक कर रहा था, टीयर्स ऑफ जॉय, टीयर्स ऑफ जॉय। श्रुति भी जो ईशान को गुदगुदी करते हुए हंस रही थी, ईशान की बात सुन रुक जाती है और बोलती है, मतलब तुम जब से जाग रहे थे बदमाश और मुझे उल्लू बना रहे थे अनअम्यूज्ड। ईशान श्रुति से बोलता है, सॉरी मम्मा। श्रुति ईशान का क्यूट सा फेस देख कहती है, ओह इट्स ओके बेबी, थ्रोइंग किसेस। अब चलो जल्दी उठो, मुझे तुम्हें स्कूल के लिए भी रेडी करना है, चलो उठो। ये बोलते हुए श्रुति बेड से उठ खड़ी हो जाती है। ईशान अभी भी बेड पर बैठा था। श्रुति हैरानी से ईशान की तरफ देखती है और पूछती है, अब क्या हुआ? ईशान श्रुति की तरफ देखता है, फिर अपने छोटे छोटे हाथों को श्रुति की तरफ फैला देता है। श्रुति समझ जाती है कि ईशान उसे गोद में उठाने को बोल रहा है। श्रुति भी अपने हाथ फैला देती है और ईशान से कहती है, कम। ईशान झट से श्रुति को हग कर लेता है और कहता है, गुड मॉर्निंग मम्मा। श्रुति भी कहती है, गुड मॉर्निंग बेबी। फिर ईशान को अपने गोद में उठा लेती है और ईशान को लेकर वॉशरूम की तरफ चली जाती है। वहीं अरमान, जिसे बड़ी मुश्किल से नींद आई थी, वो उठता है तो उसके सर में बहुत जोर से दर्द होता है। वो अपना सिर पकड़ कहता है, आह। फिर वो फ्रेश होने वॉशरूम में चला जाता है। इसके बाद अरमान रेडी सेडी होकर ब्रेकफास्ट के लिए नीचे आता है। अरमान नीचे आता है तो देखता है कि सुमन डाइनिंग टेबल पर नाश्ता रख रही थी। सुमन अरमान को देख मॉर्निंग विश करती है। अरमान कुछ बोलता नहीं, बस हाँ कर देता है। अरमान सुमन से पूछता है, ईशान कहाँ है, आज स्कूल नहीं जाएगा क्या? तो सुमन बताती हैं, सर वो ईशान बाबा को श्रुति दीदी तैयार करने गई है। सुमन की बात पर अरमान मुंह बनाते हुए कहता है, दीदी? तो सुमन कहती है, जी सर, वो श्रुति दीदी ने कहा कि मैं उनको मैम न बुलाऊं बल्कि दीदी बोलूं। सुमन की बात सुन अरमान अपनी आंखें रोल करता, जैसे उसे इन सब बातों में बिल्कुल इंटरेस्ट न हो। फिर अरमान सुमन से कहता है, मेरे लिए 1 कप कॉफ़ी ले आओ। सुमन जी सर कह कॉफ़ी लेने चली जाती है और अरमान जाकर सोफे पर बैठता है। थोड़ी देर बाद सुमन कॉफ़ी लाकर अरमान को देती है और वापस अपना काम करने चली जाती है। अरमान कॉफ़ी पीते हुए न्यूज़ पढ़ता रहता है। उसी समय श्रुति ईशान को स्कूल ड्रेस में तैयार कर नीचे आती है। श्रुति अरमान को देखती है तो मुस्कराते हुए अरमान से कहती है, गुड मॉर्निंग हबी।
स्माइलिंग फेस। अरमान जो आराम से कॉफी पी रहा था, श्रुति की बात सुन वो चौंक जाता है। फ्लश्ड कॉफी उसके गले में अटक जाती है और वह खांसने लगता है। टीयर्स ऑफ जॉय। श्रुति झट से अरमान के पास जाती है और उसके बेक पर अपने हाथ से हल्के से थोपते हुए पूछती है, क्या हुआ हबी? अरमान और जोर से खांसने लगता है। श्रुति फिर अरमान को पानी पीने को देती है। जब अरमान पानी पीता है तब जाकर उसकी खांसी ठीक होती है। श्रुति देखती है कि अब अरमान की खांसी रुक गई है तो वो फिर पूछती है, हबी आप ठीक हो ना? अरमान गहरी सांस लेकर कहता है, ये क्या हबी हबी लगा कर रखा है, बंद करो ये। कल जो मैंने तुम्हें बोला था तुम वो भूल गई हो क्या? तो श्रुति भोली सी सूरत बनाते हुए बोलती है, हबी मुझे कल की सारी बातें याद है, पर लगता है आप भूल गए हैं सब। अरमान इरिटेट होते हुए कहता है, क्या मतलब है तुम्हारा? तो श्रुति कहती है, मेरा कोई मतलब नहीं है, मैं तो बस ये बताना चाहती हूँ कि कल आपने मुझसे जो कुछ भी कहा उनमें कहीं भी मैंने ये नहीं सुना कि मैं आपको हबी नहीं कह सकती, और अगर आपने मना भी किया होता तब भी मैं आपको बुलाती हबी हबी, मेरे हबी। लुक ऑफ ट्रायम्फ। श्रुति के ऐसे बार बार बोलने से अरमान को गुस्सा आने लगता है। वो गुस्से से बोलता है, तुम एंग्री। इससे पहले अरमान आ गई बोलता, बीच में ईशान बोल पड़ता है, गुड मॉर्निंग डैडी ग्रिन डॉट। अरमान जो अभी श्रुति पर गुस्सा करने वाला था उसे समझ आता है कि ईशान भी है यहाँ पर, इसलिए वो रुक जाता है और ईशान की तरफ देखते हुए कहता है, गुड मॉर्निंग बेबी स्माइलिंग फेस। ईशान फिर अरमान से कहता है, डैडी चलो ना नाश्ता करते हैं, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। अरमान हूं कर देता है और ईशान का हाथ पकड़ डाइनिंग टेबल की तरफ जाने लगता है, लेकिन जाते हुए वो श्रुति को घूरते हुए जाता है, जैसे वह श्रुति से कह रहा हो कि अभी तो तुम ईशान की वजह से बच गई, लेकिन अगर दोबारा ऐसी हरकत की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। पाउटिंग एंग्री। अरमान का घूरना देख श्रुति अपने मन में कहती है, घूर तो ऐसे रहे हैं जैसे मैं डरती हूँ इनसे। स्मर्क। अरमान और ईशान डाइनिंग टेबल पर आकर बैठते हैं, उनके पीछे श्रुति भी आती है। ईशान श्रुति से कहता है, मम्मा आज मैं आपके हाथ से नाश्ता करूंगा। तो श्रुति मुस्कुराते हुए कहती है, ओके बेबी, पर पहले मैं आपके डैडी को नाश्ता सर्व कर दूं फिर आपको खिलती हूँ। ईशान कहता है, ओके मम्मा। श्रुति अरमान को नाश्ता सर्व करने वाली ही होती है कि अरमान जोर से सुमन का नाम ले उसे बुलाता है। अरमान के बोलने से श्रुति रुक जाती है, वहीं सुमन अरमान के बुलाने पर जल्दी से किचन से बाहर आती है और डरते हुए बोलती है, जी सर। अरमान गुस्से से सुमन से बोलता है, तुम्हें सैलरी किस बात की जाती है, यहाँ बैठने की? सुमन को तो कुछ समझ ही नहीं आता, वो सोचती है ये सर क्या बोल रहे हैं। मैं बैठी कब, मैं तो किचन में काम ही कर रही थी। सुमन यही सब सोचते हुए खड़ी रहती है। सुमन को ऐसे खड़े देख अरमान फिर गुस्से से कहता है, वहां खड़े खड़े क्या कर रही हो, मुझे नाश्ता सर्व करो। श्रुति जो कि वो भी यही सोच रही थी कि अरमान सुमन को ये सब क्यों बोल रहा है। अरमान की बात सुन उसे अब समझ आता है कि अरमान क्यों सुमन पर ऐसे चिल्ला रहा है, क्योंकि मैं नाश्ता सर्व कर रही थी इसलिए। सुमन अरमान को नाश्ता सर्व करने के लिए आती है और जैसे ही नाश्ता सर्व करने वाली होती है श्रुति कहती है, रुको सुमन। श्रुति की बात सुन सुमन रुक जाती है। सुमन को रुकता देख अरमान कहता है, तुम रुक क्यों गई, सर्व करो। सुमन को कुछ समझ ही नहीं आता ये हो क्या रहा है, एक सर्व करने को बोल रहा है, एक रोक रही है। श्रुति फिर सुमन से कहती है, सुमन तुम जाओ, जो काम कर रही थी कर लो, मैं नाश्ता सर्व कर रही हूँ। सुमन एक बार अरमान की देखती है तो एक बार श्रुति की तरफ, फिर वो डरते हुए बोलती है, वो दीदी। सुमन आगे कुछ बोलती श्रुति फिर से कहती है, मैंने कहा ना तुम जाओ। श्रुति की बात मान सुमन वापस किचन में काम करने चली जाती है। सुमन को जाता देख अरमान हैरान रह जाता है, वो दांत पीसते हुए कहता है, इसने मेरी बात न सुनकर कल की आई हुई लड़की की बात सुन रही है। अरमान की बात श्रुति सुन लेती है तो वो सीरियस आवाज में अरमान से कहती है, अभी लड़की नहीं वाइफ हूं मैं आपकी, तो इस घर पर जितना आपका हक उतना ही मेरा भी है। ये बोलते हुए श्रुति अरमान को नाश्ता सर्व कर देती है। श्रुति की बात पर अरमान गुस्से से कहता है, यू। अरमान को बीच में ही रोकते हुए श्रुति कहती है, ये यू छोड़िए, आप कितना गुस्सा करते हैं, अब नाश्ता कीजिए, गुस्सा नहीं, खाने से पेट भरेगा, गुस्से से नहीं। स्मर्क। अरमान गुस्से से अपनी मुट्ठी भींच लेता और सोचता है, कितना बोलती है ये, मुझे लगा था जैसा मैं बोलूंगा वही ये करेंगी, पर ये तो मेरे ही सर पर नाच रही है, मुझे कुछ बोलने भी नहीं दे रही है, शकल से भोली और जुबान से एकदम जंगली बिल्ली। अरमान ये सब सोचते हुए अपना सिर झटकता है और धीरे अपने में ही बोलता है, ओ गॉड, ये मैं क्या सोच रहा हूँ और कैसी लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, मैं इसकी बात सुन ही क्यों रहा हूँ। लुक ऑफ ट्रायम्फ। अब की बार अरमान श्रुति को कोई जवाब नहीं देता, उसे लगता है श्रुति से कुछ बोलना टाइम वेस्ट है और कुछ नहीं। ईशान जो कि जब से ये सब चुपचाप देख रहा था वो बोलता है, मम्मा मुझे आप कब खिलाओगी, अनअम्यूज्ड। श्रुति ईशान की बात पर कहती है, अभी बेबी, और जाकर ईशान के साइड में बैठे जाती है और ईशान को अपने हाथों से खिलाने लगती है और वही अरमान भी फिर खाने लगता है।
थोड़ी देर में नाश्ता हो जाने के बाद अरमान ईशान को स्कूल चलने के लिए कहता है। ईशान अपना बैग लेता है और श्रुति के गालों पर किस कर उसे बाय बोलता है। श्रुति भी ईशान को बाय बोलती है। इसके बाद अरमान ईशान को लेकर गेट की तरफ जाने लगता है, तभी पीछे से श्रुति की आवाज़ आती है, बाय हबी। स्माइलिंग फेस। हबी वर्ड सुनकर अरमान फ्रस्ट्रेशन से अपनी आंखें बंद एक्सप्रेशनलेस कर लेता है और फिर ईशान को छोड़ने स्कूल चला जाता है। अरमान और ईशान के जाने के बाद श्रुति सोफे पर आकर बैठती है और अपने में ही कहती है, वाह श्रुति, तूने तो आज कमाल कर दिया। द मिस्टर अरमान कपूर की बोलती ही बंद कर दी ग्रिन, एक दिन सब ठीक हो जाएगा स्माइल। श्रुति यही सब बुदाते रहती है, तभी घर की बेल बजती है। श्रुति जाकर गेट खोलती है तो देखती है ड्राइवर कपूर मेंशन से उसका सामान लेकर आया हुआ है। श्रुति ड्राइवर को सामान अंदर रखने को कहती है, ड्राइवर सामना रख चला जाता है। इसके बाद श्रुति अपना सामान लेकर अपने रूम में जाती है और फिर कुछ कपड़े लेकर चेंज करने वॉशरूम में चली जाती है। ऐसे ही थोड़ा कॉल पर रेखा राहुल से बात कर, थोड़ा आनंदी जी, मैथिली दादी माँ से बात कर, इन सब में ही श्रुति का टाइम निकल जाता है और दोपहर हो जाती है। दोपहर 1:30 बजे श्रुति रूम में आराम कर रही होती है, तभी ईशान आकर श्रुति के ऊपर कूद पड़ता है और उसे हक कर कहता है, मिस यू मम्मा, थ्रोइंग किसेस। श्रुति अचानक ईशान के इस तरह आने से चौंक जाती है, लेकिन थोड़ी देर ही में उसे एहसास होता है यह ईशान, तो वो भी उसे को हक कर लेती है और पूछती है, बेबी आप कब आए। श्रुति की बात सुन ईशान अपना फेस श्रुति के फेस के सामने लाता है और कहता है, अंडरस्को, मैं तो अभी ही आया हूँ मम्मा, ग्रिन। श्रुति ईशान की बात सुन घड़ी की तरफ टाइम देखती है जिसमें 1:30 बजे रहते हैं। श्रुति टाइम देख ईशान से कहती है, अंडरस्को, ओह मतलब इस टाइम आपकी छुट्टी होती है। तो ईशान कहता है, नो मम्मा, छुट्टी तो 1 बजे होती है, घर आते आते 1:30 बजे बज जाते हैं। ईशान की बात पर श्रुति कहती है, अच्छा, और फिर पूछती है, बेबी आप घर किसके साथ आए हो। तो ईशान श्रुति को बताता है, ड्राइवर अंकल के साथ, वही मुझे दिल्ली स्कूल से घर लाते हैं और डैडी छोड़ने जाते हैं। इतना बता ईशान चुप हो जाता है। कुछ सेकंड बाद ईशान श्रुति से पूछता है, मम्मा आप मुझे लेने क्यों नहीं आए स्कूल। सबकी मम्मा आती है, अब मैं भी सबको बताऊंगा कि मेरे पास भी मम्मा है और मैं आपको मेरे फ्रेंड्स और टीचर से मिलाऊंगा, मम्मा आप आओगी ना। ईशान की बात सुन श्रुति को ईशान के लिए बुरा लगता है। वो ईशान के गालों पर हाथ रख प्यार से कहती है, बेबी मुझे पता ही नहीं था आपके स्कूल की छुट्टी कब होती है, नहीं तो मैं आती आपको लेने। मैं कल से आपको लेने आया करूंगी, ओके। ईशान खुश होते हुए अपना हाथ आगे कर बोलता है, प्रोमिस। श्रुति भी मुस्कुराते हुए ईशान के हाथ में अपना हाथ रख कहती है, प्रोमिस, स्माइलिंग फेस। फिर श्रुति ईशान से कहती है, चलो अब आप चेंज कर लो और आपको भूख भी लगी होगी ना। ईशान क्यूटली अपना सिर हाँ में हिला देता है। इसके बाद श्रुति ईशान की ड्रेस चेंज कराती है और उसे साथ ले नीचे आती है और उसे कुछ खाना खिलाती है। दूसरी तरफ अरमान 2 बजे कंपनी में आता है, क्योंकि ईशान को स्कूल छोड़ने के बाद अरमान वहीं से डायरेक्ट किसी मीटिंग के लिए चला गया था। अंडरस्को आज 2 दिन बाद अरमान कंपनी में आया था। अरमान ने शादी कर ली, ये बात कंपनी के लगभग सभी एम्प्लॉयज़ को पता चल चुकी है। अरमान हमेशा की तरह अपने उसी एक्सप्रेशनलेस फेस के साथ कंपनी में अंदर आता है। अंडरस्को अरमान के आने पर सभी एम्प्लॉय उसे ग्रीट करते हैं। उनमें से एक एम्प्लॉय अरमान के सामने आता है और कहता है, गुड आफ्टरनून सर एंड कॉन्ग्रेचुलेशन, स्माइलिंग फेस। उस एम्प्लॉय की बात पर अरमान कहता है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, और क्वेश्चनेबल लुक देता है। एम्प्लॉय कहता है, सर आपकी शादी के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन, स्माइलिंग फेस। एम्प्लॉय की बात सुन अरमान, जिसके फेस पर अभी तक कोई एक्सप्रेशन नहीं थे, अब उस फेस पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था, पाउटिंग। अरमान बिना और कुछ बोले उस एम्प्लॉय को गुस्से एंग्री से कहता है, डॉट गेट आउट, तुम्हें यहाँ अब से काम पर आने की कोई ज़रूरत नहीं है। अंडरस्को अरमान की बात सुन वो एम्प्लॉय डर के साथ साथ शॉक फ्लश्ड भी था और बाकी सभी एम्प्लॉयज़ भी शॉक फ्लश्ड थे। वो एम्प्लॉय डरते हुए कहता है, सर ये आप क्या कह रहे। अरमान फिर से गुस्से पाउटिंग से उस एम्प्लॉय को देखता है और बोलता, जो तुमने सुना वही, आई सेड यू आर फायर्ड, नाउ गेट आउट फ्रॉम हियर। अरमान का इतना गुस्सा देख उस एम्प्लॉय की आगे कुछ और बोलने या पूछने की हिम्मत ही नहीं होती, वो जल्दी से जल्दी वहां निकल जाता है। वहीं बाकी एम्प्लॉयज़ अभी भी शॉक्ड थे। अरमान बाकी सभी की तरफ देखते हुए बोलता है, अगर आप लोगों में से किसी और को भी काम से ज़्यादा इन सब में इंटरेस्ट है तो वो भी जा सकता है। अंडरस्को अरमान की बात सुन सभी अपने अपने काम में लग जाते, क्योंकि वो अपनी जॉब नहीं गंवाना चाहते थे। फिर अरमान वहां से लिफ्ट की तरफ चला जाता है। अरमान के जाते ही सारे एम्प्लॉय आपस में बात करने लगते हैं कि हमें तो लगा सर ने शादी कर ली है, अब वो बदल गए होंगे, पर सर तो पहले से भी ज़्यादा गुस्सा करने लग गए। सिर्फ कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलने पर सर ने हरीश को जॉब से निकाल दिया। यही सब सभी बातें कर रहे थे। इन सब एम्प्लॉयज़ के बीच राहुल भी था, वो भी यही सब सोच रहा था कि सिर्फ कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलने पर इतना गुस्सा। वो मन में सोचता है, मुझे कुछ ठीक नहीं लग, मुझे श्रुति से बात करनी पड़ेगी, वो ठीक तो होगी ना, मैं श्रुति से मिलकर इस बारे में बात करूंगा। ये सोच राहुल फिर अपना काम करने लगता है, लेकिन उसे श्रुति की फिक्र भी हो रही थी।
और वही लिफ्ट में आदित्य, अरमान का सेक्रेटरी, जो शुरू से ही अरमान के साथ था, वो भी यही सब सोच रहा था जो अभी उस एम्प्लॉय के साथ हुआ। आदित्य अपने मन में सोचता है, अंडरस्को थैंक गॉड मॉर्निंग में मीटिंग की वजह से मैंने सर को कॉन्ग्रेट्स नहीं किया था, नहीं तो अभी मैं घर पर बैठे कोई दूसरी जॉब ढूंढ रहा होता। फ्लश्ड डॉट। ये सोचते हुए ही आदित्य को पसीना आने लगता है। कुछ देर में अरमान और आदित्य लिफ्ट से बाहर आते हैं। अरमान आदित्य की तरफ देखता है जो अभी भी अपनी ही सोच में था। अरमान आदित्य से कहता है, मॉर्निंग वाली मीटिंग से रिलेटेड फाइल मेरे केबिन में लेकर आओ। अरमान के बोलने से आदित्य अपनी सोच से बाहर आता है, लेकिन वो ठीक से सुन नहीं पाता कि अरमान ने बोला क्या है। वो डरते हुए अरमान से कहता है, सॉरी सर, वो मैंने ठीक से सुना नहीं। वरीड। अरमान गुस्से एंग्री से आदित्य की तरफ देखता है और कहता है, तुम सब बहरे हो गए हो क्या? एक बार में कुछ सुनाई नहीं देता या काम में ध्यान ही नहीं है किसी का? अंडरस्को जाओ सुबह वाली मीटिंग से रिलेटेड फाइल लेकर आओ। आदित्य सिर नीचे कर फिर से बोलता है, सॉरी सर, आगे से गलती नहीं होगी, और वहां से चला जाता है। जाते हुए आदित्य अपने में ही बड़बड़ाता है, ये आज सर को हुआ क्या है? गुस्से में तो हमेशा रहते हैं पर आज कुछ ज्यादा ही है, सुबह से ही सब पर चिल्लाए जा रहे हैं। मीटिंग में भी बिना किसी गलती के सबको घूर रहे थे कंफ्यूज्ड फेस। आदित्य अपने में ही सोचता रहता है, फिर बोलता है, मैं क्यों ये सब सोचने में टाइम वेस्ट कर रहा हूँ? अगर लेट गया फाइल लेकर तो सर इस बार मुझे ही निकाल देंगे। ये बोलते हुए आदित्य फटाक से फाइल लेने चला जाता है। अरमान अपने केबिन में आता है और गुस्से से कहता है, सब ने मेरा दिमाग खा लिया है, पहले तो मेरे घर वाले, फिर ये लोग और एक वो लड़की श्रुति, उसने सुबह से नाक में दम कर रखा है। अंडरस्को घर वालों और इनको तो चुप करा दिया, पर उस लड़की क्या करूं? कल रात को इतना कुछ बोलने के बाद भी वो सुबह ऐसे बिहेव कर रही है जैसे सब कुछ नॉर्मल हो, मेरी कोई बात ही नहीं सुन रही है। कुछ तो करना पड़ेगा उसे अपने कंट्रोल में लाने के लिए, ताकि वो हमेशा अपनी लिमिट में रहे और जैसा मैं चाहता हूं वही करें। अरमान यही सब बोलता रहता है, तभी डोर नॉक की आवाज आती है। अरमान कम इन कहता है और जाकर अपनी चेयर पर बैठ जाता है। आदित्य अंदर आता है और अरमान के सामने कुछ फाइल रख बोलता है, सर ये रही मीटिंग से रिलेटेड फाइल रख। आदित्य चला जाता है और अरमान उन फाइल्स को पढ़ने लगता है, लेकिन उसका मन फाइल्स में बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। वो श्रुति के बारे में फिर से सोचने लगता है। अरमान फ्रस्ट्रेशन से अपने बालों में हाथ घुमाता है और बोलता है, आह, इस लड़की ने एक दिन में मुझे परेशान कर दिया, मैं उस जंगली बिल्ली के बारे में सोच ही क्यों रहा हूँ। फिर अरमान कैसे भी कर अपना मन काम में लगाने की कोशिश करने लगता है। तो वहीं घर पर खाना खा लेने के बाद ईशान श्रुति को अपने साथ खेलने के लिए जिद करने लगता है। पहले तो श्रुति मना करती है, लेकिन बाद में वो ईशान की पप्पी आंखें देख मान जाती है। ईशान सुमन को भी अपने खेल में शामिल कर लेता है। ग्रिन और ऐसे ही बातें मस्ती करते कब रात हो जाती है न श्रुति को पता चलता और न ही ईशान को। दोनों ही एक दूसरे के साथ खुश थे। रात 8 बजे श्रुति ईशान को खाना खिला रही थी। ईशान को खाना खिलाते हुए वो गेट की तरफ देखती है, फिर वो सुमन से पूछती है, सुमन, अरमान घर कब आते हैं? तो सुमन श्रुति को बताती है, दीदी वैसे टाइम तो हो गया है सर के आने का, कभी कभी ही लेट आते हैं, अंडरस्को आ रहे होंगे। श्रुति बस हाँ कर देती है। थोड़ी देर में श्रुति ईशान को खाना भी खिला देती है, पर उसकी नज़र बार बार गेट के ही तरफ जा रही थी। सुमन भी देख रही थी कि श्रुति कैसे बार बार गेट की तरफ देख रही है। वो श्रुति से कहती है, दीदी आप भी खाना खा लो, शायद सर को आज लेट हो जाए। श्रुति सुमन की तरफ देखते हुए कहती है, नहीं मुझे अभी भूख नहीं है, मैं बाद में खा लूंगी। तभी ईशान बोलता है, मम्मा मुझे नींद आ रही है। तो श्रुति कहती है, नींद तो आएगी ही, पूरा दिन आपने मस्ती जो की, चलो मैं आपको सुला देती हूँ। इसके बाद श्रुति ईशान को लेकर रूम में ईशान को सुलाने चली जाती है। श्रुति और ईशान के रूम में जाने के बाद सुमन भी सारा काम कर अपने रूम सर्वेंट रूम में चली जाती है। 10 बज जाते हैं, लेकिन अरमान अभी तक घर नहीं आता है। अंडरस्को श्रुति रूम में बेड पर बैठे हुए घड़ी की ओर देखते हुए अपने में ही बोलती है, 10 बज गए, कहा हो आप? हवी कंफ्यूज्ड फेस, मुझे अब भूख भी लग रही है, क्या करूं? खाना खा लूं या वेट करूं? मेरे पास अरमान का नंबर भी नहीं है कि मैं पूछ लूं कहाँ है वो और कब तक आएंगे। मेरे पास मेरे ही हस्बैंड का नंबर नहीं है, अब मैं क्या करूं? यही सब बोलते हुए श्रुति बैठी रहती है। थोड़ी देर बाद वो अचानक बेड से उठ खड़ी हो जाती है और फिर से अपने में ही बोलती है, मुझे भूख लग रही और मैं नहीं कर रही अब्दू जी का वेट, मैं जा रही खाने। इतना बोल श्रुति नीचे किचन में आती है। उसे वहां सुमन नहीं दिखाई देती, तो वो सोचती है, लगता है सुमन सोने चली गई, अब मुझे अकेले ही खाना पड़ेगा। हूँ अंडरस्को श्रुति अपने लिए प्लेट में खाना लेती है और डाइनिंग टेबल पर आकर बैठती है। वो खाने से पहले एक बार फिर गेट की तरफ देखती है, फिर कुछ सोच खाना खाने लगती है। खाना खा लेने के बाद श्रुति प्लेट साफ कर जैसे से अपने रूम में जाने के लिए सीढ़ियों की तरफ मुड़ती है। उसे घर के बाहर कार खड़ी होने की आवाज़ आती है। कार की आवाज़ सुन श्रुति के फेस पर मुस्कान आ जाती है। वो जल्दी से गेट की तरफ जाती है। उधर बाहर अरमान जैसे ही गेट खोलने के लिए की लगाता है, उससे पहले श्रुति ही गेट खोल देती है। गेट अपने आप खुलने से वो पहले हैरान रह जाता है, लेकिन फिर उसे सामने श्रुति मुस्कुराते हुए खड़ी दिखाई देती है। श्रुति को देख अरमान अपनी आंखें रोल करता है और श्रुति को इग्नोर कर अंदर चला जाता है। अरमान के ऐसे बिना कुछ बोले चले जाने से श्रुति अपने में ही कहती है, मैं इनको दिखाई नहीं दी क्या?
फिर वो गेट बंद करती है और पीछे मुड़कर देखती है तो उसे अरमान कहीं नहीं दिखता। श्रुति कहती ये कहाँ गए इतनी जल्दी। फिर श्रुति को अरमान सीढ़ियों से ऊपर की तरफ जाते हुए दिखाई देता है। वो भी जल्दी से अरमान के पीछे जाती है। अरमान अपने रूम में जाने ही वाला होता है तभी श्रुति उसके एकदम पीछे खड़े होकर थोड़े प्यार से कहती है हबी खाना लगा दो। श्रुति का हबी वर्ड और अरमान का गुस्सा 7वें आसमान पर। क्लाउड। अरमान पीछे मुड़ता है और श्रुति को जोर से पकड़ वही दीवार पर सटा देता है। अरमान के ऐसा करने से श्रुति एकदम शॉक्ड रह जाती है। फ्लश्ड। इस वक्त अरमान और श्रुति एकदम करीब थे। श्रुति दीवार से चिपकी हुई थी और अरमान उसके सामने खड़ा था। उसके दोनों हाथ श्रुति के पीछे दीवार पर थे। उनके बीच बिल्कुल भी गैप नहीं था। अरमान के इतने करीब रहने से श्रुति का दिल जोरों से धड़कने लगता है। अरमान गुस्से में ये भूल जाता है कि वो और श्रुति कितने करीब खड़े हैं और कैसे खड़े हैं। वो बस गुस्से से श्रुति की आंखों में देखता है। श्रुति भी सर ऊपर किए हुए अपनी बड़ी बड़ी आंखों से अरमान की आंखों में देखती है। दोनों ही कुछ देर ऐसे ही एक दूसरे की आंखों में देखते रहते हैं। अरमान की गर्म सांसें श्रुति के फेस को टच कर रही थी। सी नो इविल। श्रुति पहले तो शॉक थी लेकिन जब उसे रियलाइज होता है कि वो और अरमान कितने करीब खड़े हैं तो वो ब्लश करने लगती है। श्रुति शर्मा सी नो इविल कर अपनी नजरें नीचे कर लेती है। श्रुति का शर्माना देख अरमान अपना गुस्सा भूल मन में बोलता है ये पागल हो गई है क्या, मैं इस पर गुस्सा कर रहा हूँ और ये रिएक्शन ऐसे दे रही है जैसे मैं रो में। ये मैं क्या बोल रहा हूँ। अरमान अपनी मन की बात वही छोड़ श्रुति से कहता है मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है मुझे ये जो भी तुम बोलती हो। श्रुति बोलती है हवी पाउटिंग हाँ यही मैंने तुम्हें मना किया है न, मुझे ये मत बोला करो, तुम्हें एक बार में बात समझ नहीं आती। जिस एटीट्यूड से अरमान ये बात कहता है श्रुति भी उसी एटीट्यूड से अरमान को जवाब देती है। श्रुति अरमान के चेस्ट पर अपने हाथ रख उसे अपने से थोड़ा दूर करती है फिर अपने हाथ हटा बोलती है और मैंने आपसे कितनी बार कहा है मेरा जो मन करेगा वो मैं बुलाऊंगी, आपको जो करना हो कर लो और ये घूरना बंद कीजिए, मैं डरने नहीं वाली हूँ। स्मॉक। श्रुति का अरमान को पीछे पुश करना और ऐसा जवाब सुनकर अरमान हैरान हश्ड फेस रह जाता है। वो श्रुति से कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छूने की, तो श्रुति भी तपाक से बोलती है जैसे आपकी हिम्मत हुई। स्मॉक। फ्लश्ड। श्रुति के ऐसा बोलने से अरमान को भी रियलाइज होता है कि वो श्रुति के कितने पास खड़ा है। वो झट से श्रुति से दूर होता है और फिर से बोलता है तुम कुछ ज्यादा ही बोल रही हो, मैंने तुम्हें कल रात को ही सारी बातें क्लियर कर दी थी अंडरस्को, फिर भी तुम क्यों जबरदस्ती मेरे पीछे पड़ी हुई हो। अरमान की बात पर श्रुति हल्का सा हंसती है फिर बोलती है आपके पीछे कौन पड़ा है, कोई पागल ही होगा जो आपके पीछे पड़ेगा, मैं तो अपने हस्बैंड के पीछे पड़ी हूँ। श्रुति की बात पर अरमान बोलता है ओ हेलो मिस, मैं ही हूँ तुम्हारा हस्बैंड। अरमान की बात पर श्रुति खुश स्माइलिंग फेस होते हुए कहती है मतलब आप मानते हैं न मैं आपकी वाइफ हूँ है न। अरमान कहता है अंडरस्को नहीं। स्मर्क। तो श्रुति बोलती है अभी तो आपने बोला आप मेरे हस्बैंड है। श्रुति की बात पर अरमान बोलता है ज्यादा स्मार्ट मन बनो। तो श्रुति कहती है बनना क्या है, वो तो मैं हूँ कूल। तो अरमान बोलता है जस्ट शट अप, तुम बहुत बोलती हो जंगली बिल्ली। जंगली बिल्ली सुन श्रुति बोलती है आपने मुझे क्या कहा जंगली बिल्ली। हश्ड फेस। तो अरमान बोलता है अंडरस्को हाँ बिल्कुल सही सुना तुमने, जंगली बिल्ली पाउटिंग कैट फेस। श्रुति को अब गुस्सा एंग्री आने लगता है। वो बोलती है मैं जंगली बिल्ली, आपने मुझे जंगली बिल्ली बोला कैसे, डॉट यू ओल्ड कोल्ड मैन। अरमान फिर हैरान रह जाता है, उससे ऐसे बात किसी ने कभी नहीं की। वो हैरानी फेयरफुल से बोलता है हाँ तुमने मुझे ये क्या बोला अंडरस्को। तो श्रुति बोलती है जो आप हो ओल्ड कोल्ड मैन। ये बोल श्रुति गुस्से से वहां से अपने रूम में चली जाती है और पीछे अरमान हैरान शोक्ड खड़ा रहता है और सोचता है अभी जो वो और श्रुति आधे घंटे से बच्चों जैसे लड़ रहे थे ये था क्या, और ये मुझ पे गुस्सा करके गई, पर मैं इस पे गुस्सा था न अंडरस्को, और ये मुझे बोलकर क्या गई ओल्ड कोल्ड मैन, क्या मैं ओल्ड मैन लगता हूँ। कंफ्यूज्ड फेस। इससे अच्छा हबी ही ठीक था। ओ गॉड ये हो क्या रहा है, मैं इसको अपने कंट्रोल में करने की सोच रहा था पर ये तो मुझे ही नो ये मैं क्या सोच रहा हूँ, मुझे कुछ करना ही होगा। ये सब सोचते हुए अरमान भी श्रुति के रूम की तरफ चला जाता है। अरमान रूम में जाने से पहले रुक जाता है और अपने में बोलता है ये मुझे हो क्या गया है, मैं अपने ही घर में और अपने ही बेटे के रूम में जाने से क्यों डर रहा हूँ। फिर अरमान धीरे ईशान के रूम का गेट खोलता है और अंदर जाता है। श्रुति जो ईशान के साइड में लेटी हुई थी अरमान को अचानक रूम में देख घबरा जाती है और उठ बैठती है। वो अरमान से पूछती है आप यहाँ मेरे रूम में क्या कर रहे। अरमान इरिटेट होते हुए बोलता है शायद तुम भूल रही हो ये तुम्हारा ही बस नहीं मेरे बेटे का भी रूम है और यहाँ मैं अपने बेटे को देखने आया हूँ। इतना बोल अरमान ईशान के पास जाता है जो कि सो रहा था और वही श्रुति अरमान की बात को रिपीट करती है शायद तुम भूल रही हो हूँ स्मर्क अंडरस्को, जो कि अरमान सुन लेता है। वो श्रुति की तरफ घूरता है। फिर अरमान ईशान के पास आता है, ईशान के माथे पर किस थ्रोइंग किसेस करता है और प्यार से बोलता है गुड नाइट बेबी। फिर वो श्रुति की तरफ देखता है जो कि उसकी ही तरफ देख रही थी, लेकिन जैसे ही अरमान श्रुति की तरफ देखता है वो अपना फेस दूसरी तरफ कर लेती है। अरमान वहां से जाने लगता है और जाते हुए मन में बोलता है फेस तो ऐसे फेर रही है जैसे मैं इसको देखने के लिए तरस रहा हूँ। इडियट स्मर्क।
अरमान के रूम से जाने के बाद श्रुति सो जाती है और वही अरमान भी हैरान परेशान शोक्ड अपने ही सोच में वो भी सो जाता है। स्लीपिंग। नेक्स्ट मॉर्निंग सूरज का चेहरा श्रुति अरमान को नींद से उठा रही होती है। ओल्ड कोल्ड मैन उठो, मॉर्निंग हो गई है, ऑफिस नहीं जाना क्या आपको? अरमान नींद में ही बोलता है, ओ मम्मम तुम जंगली बिल्ली जाओ यहाँ से, मुझे परेशान मत करो, और फिर से सो जाता है। श्रुति इस बार जोर से बोलती, ओल्ड मैन। श्रुति का चिल्लाना सुन अरमान हड़बड़ाते हुए उठ बैठता है और इधर उधर देखने लगता है। वो देखता है वो अपने रूम में है पर यहाँ तो कोई नहीं है, फिर ये चिल्ला कौन रहा था? फिर बोलता है, क्या मैं सपना देख रहा था? फ्लश्ड, वो भी उस जंगली बिल्ली के बारे में। फेयरफुल, अब ये मुझे सोने भी नहीं देगी क्या? सपने में भी ओल्ड मैन नो ब्लू इट। सुबह सुबह ही मूड खराब, और इसके बारे में और सोचा तो मैं पागल ही हो जाऊंगा। फिर अरमान नहाने चला जाता है। कुछ टाइम बाद अरमान वॉशरूम से नहा कर निकला है और क्लोजेट से अपने कपड़े निकाल पहन लेता है। फिर वो मिरर के सामने आता है और अपने हेयर सेट करने लगता है। हेयर सेट करते हुए अरमान रुक जाता है और खुद को मिरर में ध्यान से देखने लगता है, क्योंकि अरमान को श्रुति की ओल्ड कोल्ड मैन वाली बात याद आ जाती है। खुद को मिरर में देखते हुए अरमान बोलता है, क्या मैं ओल्ड कोल्ड मैन लगता हूँ? कोल्ड तो ठीक है पर ओल्ड वरीड मैं किस एंगल से ओल्ड लगता हूँ? ये बोलते हुए अरमान खुद की पुरानी पिक देखता है जो कि वही रूम में लगी हुई थी, और फिर बोलता है, मैं तो अभी भी पहले जैसा हूँ। वो जंगली बिल्ली शायद उसको ठीक से दिखाई नहीं देता, या उसने कभी मेरे जैसा हैंडसम मैन ही नहीं देखा होगा। तभी ओल्ड मैन बोल रही थी, स्मग। अचानक अरमान को ध्यान आता है कि वो ये सब अपने में ही क्या बोल रहा है। एक्सप्रेशनलेस। ब्लू इट माँ, मैं ये सब क्या बोल रहा हूँ? वरीड, मुझे तो उसकी बातों से कोई फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए, फिर क्यों मुझे उसकी बातों से इतना इफेक्ट पड़ रहा है? नो, उसे जो बोलना हो बोले, मुझे फर्क नहीं पड़ता, और अगर उसने इस बार ऐसा कुछ बोला तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। पाउटिंग। ये बोल अरमान बेड के साइड टेबल में रखी अपनी वॉच उठाने लगता है, लेकिन वॉच उठाते हुए अरमान का हाथ उसी टेबल पर रखी स्नेहा की फोटो फ्रेम पर लग जाता है। हाथ लगने से वो फोटो फ्रेम गिरकर टूट जाती है। फ्रेम के गिर के टूटने के आवाज से अरमान चौंक जाता है। वो जल्दी से उस फ्रेम को उठता है, लेकिन वो अब टूट चुकी थी। फ्रेम को टूटा हुआ देख अरमान की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो बोलता है, मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? अंडरस्को, मेरा ध्यान कहाँ था? सॉरी स्नेहा, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें कभी जानबूझकर हर्ट नहीं कर सकता। सॉरी, तुम तो जानती हो ना तुम्हारा अरमान तुमसे कितना प्यार करता है। अरमान जो कल से स्नेहा के बारे में बिल्कुल भूल चुका था, इस इंसिडेंट के बाद उसे फिर से स्नेहा याद आ जाती है। कुछ देर अरमान स्नेहा की फोटो को देखता रहता, फिर वो फ्रेम को अलमारी में रख देता है और वॉशरूम में जा फेस वॉश कराता है और रूम से चला जाता है। अरमान जब नीचे आने के लिए सीढ़ियों के पास आता है तो उसे किसी के गाने की आवाज़ आती है। वो बोलता है, ये कौन इतनी जोर जोर से गा रहा है? मेरे घर में सुबह सुबह भजन मंडली कहाँ से आ गई? अरमान जल्दी से नीचे हॉल में आता है और जहाँ से आवाज़ आ रही थी उस तरफ जाता है। वहाँ पर अरमान देखता है कि श्रुति के हाथ में आरती की थाली है। ईशान और सुमन भी उसके साथ है और तीनों आरती गा रहे हैं। ये देख अरमान बोलता है, ये हो क्या रहा है और ये ऐसे जोर जोर से क्यों गा रहे हैं? मेरे श्रुति आरती अच्छे से ही गा रही थी, लेकिन अरमान को इरिटेटिंग लगता है, इसलिए उसे ऐसा लगता श्रुति जोर से गा रही है। कुछ ही देर में आरती समाप्त हो जाती है। श्रुति ईशान और सुमन को आरती और प्रसाद देती है। स्माइलिंग फेस श्रुति की नज़र अरमान पड़ती है जो उनसे थोड़ी दूर पर खड़ा था। वो अरमान के सामने आती है और मुस्कुराते हुए आरती की थाली आगे कर आंखों से ही अरमान को आरती लेने के लिए इशारा करती है। अरमान आरती न लेकर श्रुति से पूछता है, ये सब क्या है? तो श्रुति बोलती है, क्या? अरमान श्रुति का फेस मंदिर साइड कर बोलता है, ये